लोग ऑब्स्ट्रक्टिव के एफएमजी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये प्लासेंटा है जो कि इंटरनल ऑस के आगे है, तो आंसर क्या हो गया इसका? प्लासेंटा प्रीविया। यस, आंसर इज डी। सिंपल। आगे चलते, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें कुछ कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं। ये ओल्डर क्लासिफिकेशन है। पहले इसको इंटरनल ऑस से 2 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा तो लो लाइंग प्लासेंटा बोलेंगे। जब टच कर जाएगा तो मार्जिनल, पार्शियली कवरिंग, सो दैट्स वाई पार्शियल, और कंप्लीट कवरिंग, कंप्लीट प्रीविया। आजकल जो होता है लो लाइंग प्रीविया के बाद इन तीनों को एक में कपल कर दिया गया है। ठीक है, ये ओल्डर क्लासिफिकेशन है। Yes, all risk factor of placenta previa are also risk factor of placenta accreta spectrum। जानते होंगे पास, इसमें क्या होता है? ठीक है, पास देखिए इसमें कहते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ LSCS के साथ अगर हिस्ट्री ऑफ PP दे दे तो है ना, तो पास का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जाता है उसके साथ। जैसे कि मल्टीपैरिटी, प्रीवियस LSCS में बता रहा था, मल्टीफेटल प्रेगनेंसी, इंक्रीज एज और स्मोकिंग, ये सभी जो है PP के तो हैं ही हैं, पास के भी रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। राइट्रोड्रिन। राइट्रोड्रिन आपको पता है कि ये कौन सा ड्रग है? राइट्रोड्रिन एक तरह का, राइट्रोड्रिन क्या है? बीटा एगोनिस्ट है ना, बीटा एगोनिस्ट है। प्रिवेंट द प्री मेच्योर लेबर, विल कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इन मदर। मदर में क्या करेगा? एक्सेप्ट मदर में क्या करेगा? टैकीकार्डिया करवाता है क्या? यस, इसीलिए तो अब तो ये देते भी नहीं है। हाइपोग्लाइसेमिया नहीं, इसके कारण हाइपरग्लाइसेमिया होता है। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में। यही एक्सेप्ट पूछ रहा था तो आंसर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, सिंपल एज दैट। राइट्रोड्रिन एक बीटा एगोनिस्ट है, इसके कारण हाइपोग्लाइसेमिया नहीं हाइपरग्लाइसेमिया होता है, इसीलिए ये टोकोलाइटिक्स के रूप में यूज होता है। खत्म कहानी हो गया, आगे चलते हैं। और क्या क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया ग्लूकोज को बढ़ा देगा, हाइपोकैल्सेमिया कैल्शियम को घटा देता है, ट्रीमर बढ़ा देता है। ठीक है, टैकीकार्डिया करवाएगा, पल्मोनरी एडिमा करवाएगा। ठीक है, राइट्रोडिन इज ओनली, आप तो यूज भी नहीं करते राइट्रोडिन। अगर एक ही हमको यूज करना हो कोई बीटा एगोनिस्ट तो टर्बिटोलाइन यूज करते हैं। उसका भी एक कंडीशन है, क्या कब कब यूज करते हैं? ओनली जब आपको सिंगल डोज यूज करना हो, जहाँ की जैसे कि बता सकते हैं कहाँ पे, जैसे कि कॉर्ड प्रोलैप्स में आप यूज कर सकते हैं इसको, या नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन रिंग जहाँ बनते हैं वहाँ, क्योंकि एक जब देंगे आप बीटा एगोनिस्ट तो आपका रिलीज हो जाएगा, इसीलिए ओनली 1 डोज इज नीडेड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर थायरॉयड ड्रग आपको देना है सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या हो गया? प्रोपाइल थायरोयूरासिल। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो आगे जो है ड्रग ऑफ चॉइस सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड मतलब ऐसे लिखे T2 T3 में ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाता है? मेथिमाजोल हो जाता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट T1 में ये रहता है प्रोपाइल थायरोयूरासिल, है कि नहीं? प्रोपाइल थायरोयूरासिल आंसर है। हाइपरथायरॉयड ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो गया? प्रोपाइल थायरोयूरासिल। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या जाता है? मेथिमाजोल, सबको पता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेथिमाजोल के कारण क्या होता है? एप्लेसिया क्यूटिस। जब बच्चे का सर देखेंगे तो बीच में छेद रहेगा, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी बोल रहा है। सेकेंडरी कब होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं कब? 24 घंटे से पहले। ठीक ना, सेकेंडरी कब होगा? 24 से लेके 12 वीक तक। यस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी? याद रखें, सेकेंडरी कब होता है? 24 घंटे से लेके 12 वीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है? विद इन 24 घंटे होता है। मोस्ट कॉमन काउज इसका क्या होता है? एटोनिक पीपीएस। सेकेंडरी का क्या होता है? 24 घंटे से लेके 12 वीक तक। मोस्ट कॉमन काउज इसके क्या होते हैं? रिटेन प्लासेंटल टिश्यू। ठीक है, इसमें पुलता है कि बताइए कौन सा प्लासेंटा ऐसा करेगा? ठीक है, संचेरियाटा। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है कि आपने लीगल रिक्वायरमेंट क्या है MTP करने का? अप्रूवल ऑफ 2 ड्रग। 2 ड्रग तो समझ में आ ही रहा होगा, 20 से अगर क्रॉस कर गया तो आपको 2 ड्रग चाहिए, यानी कि नहीं इसमें तो एक ही ड्रग, इसमें तो कंफ्यूज कर रहा है आपको। 12 से लेके 20 में 1 डॉक्टर, 20 से लेके 24 में 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ना, ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। 20 से लेके 24 वीक में 2 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। अप्रूवल ऑफ 2 डॉक्टर का 20 से 24 वीक में। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? फॉर GCA 24 वीक अप्रूवल, है कि नहीं? मेडिकल बोर्ड में जरूरत पड़ेगा आपको, है ना? अगर मान लीजिए
24 वीक के बाद भी सर किसी को अगर एमटीपी करवाने की ज़रूरत पड़े तब आपको कोर्ट में जाना होगा, ठीक है। कोर्ट आपके लिए एक मेडिकल टीम बैठाएंगे जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब वही दोनों चीज़ हो गया, एक पीडियाट्रिशियन, एक रेडियोलॉजिस्ट, है ना। सेट्टी फैमिली ऐसे करके हम लोग याद किए थे, ठीक है। मैम, सर, सिद्धार्थ शेट्टी सर, सुमेर शेट्टी सर, है कि नहीं, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। WHO मैटरनल डेथ को कैसे डिफाइन करता है। मैटरनल डेथ हम लोग किसको बोलते हैं, डेथ आफ्टर डिलीवरी नहीं, डेथ फ्रॉम द फुल टर्म प्रेगनेंसी टू विद इन 24 घंटे ऑफ द डिलीवरी, नहीं, डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और विद इन 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी, नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया। यस, प्रेगनेंसी और 6 वीक ऑफ द डिलीवरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डेथ जो होता है माँ का प्रेगनेंसी के दौरान या 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, विद इन द डिलीवरी, ये हम बोलेंगे कि यस ये क्या है, मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ को एक बार फिर से बोले मन में कि माँ अगर प्रेग्नेंट हुई हैं तब से लेकर के और डिलीवरी के बाद 6 वीक तक, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन द 6 वीक इज द करेक्ट आंसर हो गया। द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू द एग्रेवेटेड बाय प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से ही बढ़ा हुआ होना चाहिए और उसके मैनेजमेंट में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। प्रेगनेंसी से पैदा हुआ या उसके मैनेजमेंट से पैदा हुआ कोई भी इंसिडेंटल काउसेस, है ना, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इंसिडेंट में बच जाता है, हादसा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए डेज में अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 42 डेज, उसी को तो 6 वीक बोलते हैं दोस्तों। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड द साइट ऑफ प्रेगनेंसी, कहीं भी ड्यूरेशन कुछ भी रहे ना। लेट मैटरनल डेथ किसको बोलते हैं, लेट मैटरनल डेथ होता है द डेथ ऑफ ए वुमन फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज मोर देन 42 डेज, ठीक है, याद रखेंगे। अब 2 चीज़ आ गया, जब भी लेट मैटरनल डेथ पूछे तो आफ्टर 42 डेज, ठीक है। लेकिन एक नियम है, कब तक, 5 साल तक नहीं, 1 ईयर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 चीज़ें हो गई, प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी के, यहाँ डिलीवरी हो गया, उसके 6 वीक तक जो हुआ उसको हम लोग क्या बोले, मैटरनल डेथ, और 6 वीक से लेके 1 ईयर तक जो हुआ उसको हम लोग क्या बोले, लेट मैटरनल डेथ, ठीक है, याद रहेगा, मैं पूछूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एमटीपी में बहुत क्वेश्चन पूछता है ये सब। एमटीपी करवाने के लिए 20 साल की महिला आपके पास आई है, अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 4-5 जो भी अपना वीक रहा होगा उसमें, तो सबको पता है इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एमटीपी किट जो आता है अपना, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए मिफेप्रिस्टोन प्लस माइजोप्रोस्टॉल का जो कॉम्बो टैबलेट आता है, आप देखे होंगे, ठीक है ना, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। किट ऐसा रहता है दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। किट ऐसा रहता है, 1 गोलियाँ यहाँ और 4 गोलियाँ यहाँ रहती हैं। ये गोली यहाँ पे जो रहता है वो क्या रहता है, 200 मिलीग्राम मिफेप्रिस्टोन, यस सही है, 1900 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम नहीं होता है, 800 नहीं होता है, तो ये तो निकल के आ गया एकदम आंसर, खुद ही बोल रहा है कि मैं ही हूँ, ठीक है। लेकिन और सही क्या होता कि ये 800 दिया रहता, ठीक है, लेकिन उस वैसा कोई नियर में भी नहीं है। देखिए ये 800 माइक्रोग्राम होता, लेकिन अभी बेस्ट यही चल रहा है सबसे अच्छा, ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 मिलीग्राम ऑफ द मिफेप्रिस्टोन प्लस 800, याद रखे, देखिए इसमें कंफ्यूज क्या होता है, ये ज़्यादा हैवी रहता है, ये मिली रहता है और ये माइक्रो रहता है। पहले तो आप ये याद करें, मिली और माइक्रो, मिली रहता है, ये माइक्रो रहता है, दोनों 200 के टैबलेट्स रहते हैं, तो 200 मिलीग्राम हो गए, ये भी 200 के ही टैबलेट रहते हैं, लेकिन दिक्कत है कि ये 4 रहता है, तो टोटल कितना हो गया, 800 माइक्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत देखिए ये है मिफेप्रिस्टोन वाला, ये चारों जो है अपना माइजोप्रोस्टॉल वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आएगा इसमें। विच इज़ नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। क्या प्रीवियस टू LSCS है तो उसको नहीं करेंगे, करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। वेजाइनल डिलीवरी कैन बी डन, है कि नहीं, इजीली कर सकते हैं जी। प्रीवियस मैक्रोसोमिया है तो प्रीवियस से मुझे क्या लेना देना है कि नहीं, प्रीवियस प्रीवियस से क्या लेना देना है। प्रीवियस अगर मान लीजिए बच्चा मेरा बोल रही हैं कि प्रीवियस जो मेरा बच्चा था वो बहुत बड़ा हुआ था, मोटा हुआ था, है ना, ऐसे ही बताएंगे महिलाएं, भारी हुआ था, 4 kg से ज़्यादा हुआ था मैडम, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है अनडिफाइंड स्कार या प्रीवियस क्लासिकल में तो एकदम इतना वीक स्कार बना है कि करिएगा और फट जाएगा, ठीक है, तो ये सब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में जाता है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस टू LSCS है तो
कैन बी डन हो सकता है ना, ठीक है। इन दोनों में अगर हमको कंपेयर करना हो तो अच्छा आंसर कौन आ रहा है, प्रीवियस मैक्रोजोमिया, ठीक है। अब देखिए अनडिफाइंड स्कार और प्रीवियस एलएससीएस ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है सारे नाम से। प्रीवियस टू एलएससीएस नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन, वेजाइनल कर सकते हैं, बट चांसेस ऑफ सक्सेस में बी लिटिल लेस, है कि नहीं, यानी कि आपको इसमें विजिलेंट रहना होगा, ठीक है। बैकअप के लिए आपको सी सेक्शन की टीम तैयार रखनी होगी, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिशियन को कॉल करके रखना होगा कि बेबी कुछ भी हो तो रिसर्सिटेट करिए, तो इस तरह से चलता है पूरा। लेकिन प्रीवियस मैक्रोजोमिया तो बेस्ट आंसर है, क्योंकि ये तो कोई है ही नहीं, करेंट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ रहता है ना, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है कुछ, तब हम ऐसा सोच पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इज दिस, प्लासेंटा किस तरह का ये प्लासेंटा प्रीविया है, आप खुद सोचें। इंटरनल ऑस को देखें, ये है इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस को जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टच करने पे क्या हो जाता है, मार्जिनल, सबको पता है आंसर क्या हो गया जी इसका, मार्जिनल हो गया। सेंट्रल नहीं, पार्शियल नहीं, पार्शियल में क्या रहता है कि अगर ये इंटरनल ऑस है तो इतना कवर किया हुआ रहता है कि नहीं। लो लाइंग प्लासेंटा क्या होता है, अब तो सब लो लाइंग प्लासेंटा में आ गया, 2 सेंटीमीटर से जो ऊपर है, ठीक है, उसके अलावा सब लो लाइंग प्लासेंटा में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आप देखेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर अपना मार्जिनल हो गया जी। मैं बता चुका हूँ कि लो लाइंग प्लासेंटा जो है 2 सेंटीमीटर से ऊपर वाला को लो लाइंग प्लासेंटा, बाकी टच करने वाले को मार्जिनल, पार्शियल कवरिंग को पार्शियल, कंप्लीट वाले को कंप्लीट। लो लाइंग प्लासेंटा पे ध्यान दें, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से पूछा जाता है कि इंटरनल ऑस से कितने दूरी पे प्लासेंटा के रहने को तुम बोलोगे लो लाइंग, तो आंसर है 2 सेंटीमीटर से दूर को, ठीक है। तो सबसे पहला लो लाइंग, दूसरा मार्जिनल, पार्शियल, सेंट्रल, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल या कंप्लीट, याद रखें सेंट्रल और कंप्लीट दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है जी। अच्छा, इन न्यू डायग्नोसिस, अब जो नया बन गया है ना, नया क्लासिफिकेशन आया, उसमें एक ही है बस, लो लाइंग प्लासेंटा। प्लासेंटा विद इन द 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ऑस रहेगा तो उसको लो लाइंग बोलते हैं, बाकी सब प्लासेंटा प्रीविया में आ जाता है। यानी कि ये दोनों हो गए पीपी और ये हो गए बस लो लाइंग प्लासेंटा नए क्लासिफिकेशन के अनुसार। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, अब नॉर्मल लेकर प्लासेंटा के लिए सबको पता है, ट्रांसवेजाइनल कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एपीएच के लिए क्या करेंगे, ट्रांस एब्डोमिनल यूएजी करते हैं जी, ठीक है ना। एंटीपार्टम हेमरेज हो जाएगा तो अपने को क्या करना है, ट्रांस एब्डोमिनल यूएजी करके देखेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या है कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कब बोलेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कब बोलते हैं बताइए। बियॉन्ड 41 वीक, ना ना ना, 43 वीक, ना ना ना, एट 40 वीक, नहीं नहीं नहीं, बियॉन्ड 42 वीक इज नोन एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, यस, बियॉन्ड 42 वीक इज नोन एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ आते देखिए, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। 37 वीक हमारा जो है टर्म कहलाता है, इसके पहले हम लोग प्री टर्म कहते हैं, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ नियम अगर मैं करूं, ठीक है ना, तो 36 के बाद क्या क्या होता है वो देखें। 37 वीक के बाद 38 + 6, यानी कि कहने का ऐसे है कि लेस देन 39 वीक, ठीक है। टच इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू होल्ड करेगा कब, जब 7 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि 37 वीक पूरा होने से लेकर के 39 वीक पूरा होने से एक दिन पहले तक जो है, इसको मैं क्या बोलूँगा, अर्ली टर्म बोलूँगा। अगर ये 39 पहुँच जाएगा से लेकर के 40 + 6, यानी कि ऑलमोस्ट 41 वीक तक, दो देखिए 37 से 39, 39 से 41, ठीक ना, इसको क्या मैं बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टर्म, सब टर्म दिए गए हैं, सॉरी। और 41 से लेकर के 41 + 6, मतलब फिर यहाँ पे 41 + 6 हो गए, मतलब यहाँ पे 7 दिनों के लिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लेट टर्म। एक बार सोच के अब खुद बोले आप क्या क्या मैंने बोला। 37 वीक से पहले प्री टर्म, सिंपल है जी, ठीक है ना। 37 से लेके 39, यानी कि 38 + 6 को मैंने क्या बोला, अर्ली टर्म बोला ना, ठीक है ना। टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म बेबी का मतलब क्या होता है कि 39 से लेकर के 40 + 6 तक जो होते हैं वो टर्म होते हैं, ठीक है। और 41 से लेके 41 + 6 को हम क्या बोलेंगे, लेट टर्म बोलेंगे, ठीक ना। और 42 वीक के बाद सबको बताएं कि क्या होता है, देखिए 3 चीज़ हो गया, अर्ली टर्म, लेट टर्म, और इसको और एक एक्स्ट्रा प्लॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 42 वीक, 42 वीक के जो आगे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोस्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम इन द पोस्ट टर्म क्या होने वाला, पोस्ट टर्म में क्या होता है, मैक्रोजोमिया, है कि नहीं, शोल्डर डिस्टोसिया, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ठीक है ना, ऑपरेशनल डिलीवरी बढ़ जाएंगे, पीपीएच का खतरा हो, लाइगोहाइड्रोमिनस, क्योंकि पानी पहले क्या होता है, आप पढ़े होंगे, एम्नियोटिक फ्लूइड पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है, सूखने लगता है, और जब सूखेगा, है कि नहीं, तो कॉर्ड कंप्रेशन होने का भी खतरा होगा। क्यों भैया, बच्चे और धीरे धीरे बड़े होंगे, जब बच्चे बड़े होंगे, स्पेस कम होगा उनके लिए, तो
एडजेसेंट जो कॉर्ड होंगे वो दब जाएंगे, कॉर्ड कंप्रेशन कराएगा, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है ये कि ऑब्स्ट्रक्टिव ऑडिट हम लोग करते हैं, मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका वर्किंग मेथोडोलॉजी कैसा है, ये देखने के लिए हम लोग उनको ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या, एक तरह से जांच किए, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए फीटल डेथ देखते हैं क्या, यस देखते हैं। इंजरी टू द मदर देखते हैं क्या, देखते हैं। इंजरी टू द फीटल हेड देखते हैं क्या, बिल्कुल देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं वो, कहीं हेड को तो चोट नहीं पहुंचा रहे। प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर का कोई लेना ही देना नहीं है कि नहीं, यस प्री टर्म लेबर का कोई लेना देना नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज प्री टर्म लेबर। इन ऑब्स्टेट्रिक ऑडिट वी डू चेक, है ना, हम नज़र रखते हैं कि कितने फीटल डेथ हो गए, कैसा डिलीवरी किया बच्चे डॉक्टर की फीटल डेथ हो गया, कैसा हुआ कि इंजरी। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जानबूझ के भी इपिसियोटोमी दे देते हैं, है कि नहीं, कि इजीली निकल जाए, है ना, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद डरे हुए रहते हैं इसीलिए दे देते हैं। तो इंजरी टू मदर कितने डॉक्टर कर रहे हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे हैं कि फीटल हेड को चोट नहीं पहुंच रहा है, ये सब ऑडिट्स में रहता है, ठीक ना। और बताया जाता है कि नहीं, एम्स जो है अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करें। आप सुने होंगे अच्छे इंस्टीट्यूट्स कौन है ना, LHMC वगैरह, वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, सभी कॉन्फिडेंट डॉक्टर कॉन्फिडेंटली काम करते हैं, है कि नहीं। लेकिन पेरीफेरी के डॉक्टर जो हो गए, है ना, पेरिफेरल कॉलेजेस में जैसे तैसे हो जाता है, छीना झपटी टाइप, है कि नहीं। तो इसी ऑडिट से वो पता चलता है और बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस फिर अप्लाई होती हैं आगे। वही बोल रहे हैं, प्री टर्म लेबर तो कहीं है ही नहीं। इट इज़ डन टू चेक आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी एंड व्हाट ऑल द डिसीजंस एंड न्यू गाइडलाइन वी मेक। इसके लिए हम लोग करते हैं, वी डू नॉट इंक्लूड प्री टर्म इन द, ये तो बताया है मैंने कि लेबर प्री टर्म नहीं आएगा कभी भी ऑडिट में, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि एम्स ने न्यू स्टैंडर्ड बनाया एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के दौरान, फिर उसके लिए कुछ मेजर परफॉर्मेंसेस कलेक्ट डेटा कि कैसे कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस उसको यूज कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ी आ रही है, डिफिशियंसीज को एनालाइज करते हैं, फिर इंप्लीमेंट को चेंज करते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसे चलो, अगर ये प्रॉब्लम्स है तो तुम ऐसा करना, लोकली कुछ ऐसा कर लेना, ठीक ना। फिर री ऑडिट करते हैं और फिर अपने स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं। तो ये साइकिल आता रहता है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स ऑडिट कैची को टेक केयर करेगा कि कितने सीजेरियन सेक्शन किए हैं इस इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि जरूरत थी कि नहीं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कितने किए हैं, नियर मिसेस कितने किए हैं, मदर वाज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डाइंग बट शी वाज रिससिटेटेड एंड शी सर्वाइव्ड। ओ वाओ। तो ये बताइए किसी इंस्टीट्यूट के लिए कितना बड़ा होगा। उस अगर कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि मैंने 1000 ऐसे नियर मिसेस किए हैं, ठीक ना, बचाए हैं, तो ये तो गर्व की बात है। और कोई बोले कि मैंने 10 किए हैं ऐसे, है ना, तो समझ रहे हैं कि कितना प्रोटोकॉल, कितना साझेदारी डॉक्टरों के बीच है। तो उस तरह से ये सब नंबर ऑफ सी सेक्शन हो गए, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो गया, नियर मिसेस, ये सब ऑडिट में देखा जाता है। चलिए आते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। बेस्ट अल्ट्रासाउंड पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज क्या लेते हैं, सबको पता है। जेस्टेशनल एज देखने के लिए CRL वगैरह यूज करते हैं, है ना। क्राउन रम्प लेंथ, आंसर क्या हो गया, क्राउन रम्प लेंथ। BPD नहीं होगा, FL नहीं होगा जी, है कि नहीं, सिंपल सा चीज़ है। आगे चलते हैं, क्राउन रम्प लेंथ इसलिए बेसिकली हम लोग T1 में यूज करते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आइडेंटिफाइड एट द 6 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन, द एम्ब्रो इज मेजर्ड अलॉन्ग द लॉन्गेस्ट एक्सिस टू ऑब्टेन द CRL। सबको पता है क्राउन रम्प लेंथ क्या होता है, एक्यूरेटली बताता है डेट प्रेगनेंसी बिटवीन 7 से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक ना। याद रखें CRL बराबर T1, आसान होगा, ठीक है। क्राउन टू रम्प, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। अब आता है कि लोचिया। लोचिया सबसे पहले कैसा होता है, लोचिया जो है खून के साथ सना हुआ रहेगा तो लाल होगा, रंग समझे, ठीक है। लाल के बाद थोड़ा सा सेरोनियस पीला पीला होगा, ठीक है। उसके बाद गिरते 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 उजला हो जाएगा, वाइट जिसको बोलते हैं। अब इसके लिए लैटिन वर्ड्स है, लाल के लिए रूबरा है, पीला के लिए सेरोजा कलर है, पीला कलर के लिए, है कि नहीं, और व्हाइट के लिए क्या है, एल्बा है। अब इसे आप अरेंज कर लें कि सबसे पहले रूबरा, सेरोसा, अल्बा, यस यही करेक्ट आंसर हो गया जी अपना, है कि नहीं, खत्म। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर और थोड़ा सा अगर आपको डीप में ले जाएं तो रुचिया रूबरा जो होता है पहले 1 से 4 दिन के लिए, जब भी दिन वाला हो ना तो एक टाइमलाइन जरूर बनाए, दिमाग में आपके रहेगा, ठीक ना। यहाँ डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी से लेकर 4 दिन तक जो होता है वो क्या होता है, रूबरा होता है। रूबरा क्योंकि लाल है तो इसमें RBC तो होगा ही होगा, है कि नहीं। इट विल
कंटेन डेसिडुआज, है ना, ये डेसिडुआ कंटेन करते हैं। फिर आते हैं, अब 4 दिन हो गया, 4 के बाद 5वां दिन चालू हुआ ना, 5वें दिन से लेकर के 9वें दिन, ठीक ना, 9वें दिन तक क्या क्या होता है इसमें, आपको थोड़ा आरबीसी कम होगा तब ना, लालपन कम हो गया है, हाँ म्यूकस जरूर इसमें बढ़ गया होगा, है कि नहीं। और इसका कलर क्या होता है, हल्का पेल ब्राउनिश कलर होते हैं, है ना, पीला टाइप का। फिर आता है अल्वा, अल्वा में क्या होता है, आरबीसी एकदम से ही खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। और 10th डे पे आपको अल्वा देखने को मिलेगा, 10th डे के आगे अल्वा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आरबीसी एकदम से खत्म हो जाते हैं और म्यूकस बढ़ जाता है या म्यूकस रहता है, ठीक है। अगर कुछ पूछे कि किस औरत को कितना दिन तक लोचिया आ सकता है सर, तो आंसर क्या होता है, 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक, ठीक है, 4 to 6 वीक आएगा सर। पुरुलेंट और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज है तो क्या हो गया, अरे भैया ये तो आप पढ़े ही होंगे कि साइन ऑफ इन्फेक्शन होता है। जैसे कोरियो एमेनाइटिस में आपने सीखा होगा कि पीएस एग्जामिनेशन में अपने को क्या मिलता है, ये तो मिलता है फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज और ओएस से टपकता हुआ, है कि नहीं, पस दिखेगा। तो जब भी ये मिले फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये साइन ऑफ इन्फेक्शन ही होता है, याद रखें, ठीक है। अब आता है क्या, एक पेशेंट है मेरे पास, डिस्मेनोरिया लेके आ रही है, बहुत दर्द होता है सर जब हम पीरियड्स पे रहते हैं, ठीक ना, डिस्पेरेनोइया, ठीक है, जब अपने पार्टनर के साथ क्वाइटस होता है तो दर्द देता है सर। ब्लूइश नोड्यूल ऑन द पाउच ऑफ द डगलस आपने जब किया तो आपको पता चला, आपको समझ में आ गया ये ब्लू नोड्यूल क्यों कर रहा है, पाउच ऑफ डगलस में क्यों है भाई, तू यहाँ क्यों है, तो ये है कि ये भटकता हुआ आत्मा है ना, इंडोमेट्रियोसिस हो गया। इंडोमेट्रियोसिस समझ ही रहे हैं, इंडोमेट्रियम कहीं और, जब कहीं और होगा तो उसको डिस्मेनोरिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो यूट्रस के लाइनिंग टूट रहे थे उसका दर्द, और जो पाउच ऑफ डगलस में है वो भी कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहा, उसका दर्द, उसके कारण लोकल इरिटेशंस, उसके कारण और ज़्यादा दर्द, है ना, पेन एब्डोमेन भी लेके आ सकती है, डिस्पेरिनोइया यस उसके कारण भी होगा, है कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए कि इंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस इनलार्ज होते हैं क्या, नहीं, यूट्रस इनलार्ज नहीं होंगे कभी भी, याद रखिएगा, ठीक है। और एडिनोमायोसिस, देखिए ये दोनों को कैसे कंफर्म करते हैं, यूट्रस नॉट इनलार्ज्ड, यूट्रस नॉट इनलार्ज्ड, और एडिनोमायोसिस में क्या होता है, इनलार्ज यूट्रस, मैं यहीं से समझता हूँ, ठीक ना। बाकी दोनों में हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है कि नहीं, यस। और इनलार्ज यूट्रस कितने साइज का दिखाएगा, 10 से 12 वीक का दिखाता है, ठीक ना, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, इंडोमेट्रियम कहीं और चला गया, कहाँ कहाँ जा सकता है, देखिए को तो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, फैलोपियन ट्यूब के पास हो, ओवरी के पास हो गया, एडेनेक्सल में है, कहीं कहीं है ना। यूट्रस इज नॉट इनलार्ज, ऑल्दो दिस वुमेन कैन हैव हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं लेकिन इनलार्ज नहीं होते हैं, काम की बात ये है। लेकिन एडिनोमायोसिस में आइएगा तो यूट्रस इनलार्ज मिलेगा 10 से 12 वीक के, मैंने बताया, ठीक है। सिमेट्रिकल, इनलार्ज, ग्लोबुलर, एमआरआई पे आपको मालूम है वेनेशियल ब्लाइंड का वो जो अपना होता है, यस ये मिलेंगे, मैंने बताया। वेनेशियल ब्लाइंड कैसा होता है, देखेंगे ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में एक ऐसे ऐसे करके पर्दा रहता है ना, जिससे आप इसे ऐसे बीडेड स्ट्रिंग को खींचते हैं तो एक जगह किनारे सरक के आ जाएगा, उसी को बोलते हैं वेनेशियन ब्लाइंड पर्दा, ठीक है। उसके जैसा ये पर्दा ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड देखिएगा तो ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है, इसी को वेनेशियन ब्लाइंड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मायोमेट्रियल सिस्ट, मायोमेट्रियल सिस्ट का बोलना, इल डिफाइंड जंक्शनल जोन बोलना, सॉल्ट पीपर मायोमेट्रियम, मैं पूछूंगा ये सारे चीज़ें सपने में आपको आने चाहिए, ठीक है। कि सॉल्ट पीपर मायोमेट्रियम, सॉल्ट पीपर मायोमेट्रियम सुनते ही दिमाग में क्या आया, यस पर्दे पे नमक छिड़क दो जी, पर्दे पे नमक छिड़क दो जी, तो पर्दे पे नमक छिड़क दो, पर्दा का मतलब एडिनोमायोसिस हो गया, सॉल्ट पीपर हो गया, इल डिफाइंड जंक्शनल जोन, जंक्शनल जोन पता नहीं चलती है, ठीक है, और मायोमेट्रियल सिस्ट होते हैं। ये सब कीवर्ड है किसके लिए, एडिनोमायोसिस के लिए, ठीक है, याद रखें ये कीवर्ड किसके लिए, एडिनोमायोसिस के लिए है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, इसमें एमआरआई होता है, याद रखें, हम पूछेंगे एडिनोमायोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो गया, एमआरआई हो गया, भूलना नहीं है। लेकिन पहला इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करते हैं वो तो अल्ट्रासाउंड ही करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि डायग्नोस्टिक नहीं है, पता नहीं चल पाती, अब देख रहे हैं कि जंक्शनल जोन एमआरआई तक में पता नहीं चल रहा, तो अल्ट्रासाउंड तो मजाक ही हो गया ना। अब बताइए ऑक्सीटोसिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ रहा है, ये ऑक्सीटोसिन का फोटो दिया हुआ है इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में, ठीक है, और कहाँ नहीं देते हैं, माँ थक चुकी है,
कंप्रेस करते करते, यस, अब हम यूट्रस को कड़ा करके कंप्रेस करने का मदद करेंगे, यह जरूरी है, हेल्प भी होना चाहिए। हार्ट डिजीज ऑफ द पेशेंट, प्रेगनेंसी, यस 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 जरूरी है। क्यों? मैं चाहता हूं कि माँ को ज़्यादा हार्ट पे जोर ना पड़े, इसीलिए यूट्रस हार्ड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और बच्चा को पुश कर दे। हाइपोथायरॉयडिज्म, यस, इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म में भी क्या होता है, पूरा स्लगिश जो रहते हैं यूट्रस हो जाते हैं। एबनॉर्मल लाई, बच्चा मान लीजिए ट्रांसवर्स लाई में है और आप इसको पुश करवा रहे हैं, दिक्कत में ना पड़ जाइएगा, यस, इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है एबनॉर्मल लाई, एज सिंपल एज दैट। ऑक्सीटोसिन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीटोसिन का एम्पूल आता है जी, नोना पेप्टाइड होता है, 9 एमाइनो एसिड के बने हुए, हाफ लाइफ इसके क्या बोलते हैं, 3 से 5 मिनट बोलते हैं ना, ठीक है। कभी भी इसको आईवी ऑक्सीटोसिन बोलस नहीं देते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ड 2 है, आईवी ऑक्सीटोसिन बोलस, बोलस नहीं देना है, इन्फ्यूज़न देना है। तो अगला एक लड़का खड़ा होकर पूछता है क्यों नहीं सर, क्यों नहीं देना है? क्योंकि बच्चे ये चले जाएंगी हाइपोटेंशन में, ठीक है, तो फिर आपका पूरा शॉक वाला मैनेजमेंट चले जाओगे तुम, ठीक है, उधर मत जाओ, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, टैकीकार्डिया हो गया, एरिथमिया, एमआई, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा है कि आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दें, ठीक ना। अच्छा, अगला आता है एमेथर्जिन का ही फोटो, चलिए देख लेते हैं कुछ देर के लिए। मेथर्जिन, मेथर्जिन सबको पता है क्या होता है, मिथाइल इर्गोमेट्रिन, इर्गोमेट्रिन होते हैं, मिथाइल इर्गोमेट्रिन, मिथाइल इर्गोमेट्रिन सबको पता है ना कि हम लोग कहाँ नहीं देते हैं, हार्ट डिजीज में, हाइपरटेंशन पेशेंट में नहीं देते हैं, कार्डियक जो डिजीज लेके आएंगे उसमें नहीं देते हैं, ठीक है। आईएम देते हैं 0.2 ml, सबको पता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये क्या है, ये कौन सा फोर्सेप्स है? ये तो सबको पता है कि ये आउटलेट फोर्सेप्स है कि नहीं, ये आउटलेट फोर्सेप्स है, खत्म कहानी, आउटलेट फोर्सेप्स हो गया। इसका नाम क्या है? अगर आप इसके लॉक से पहचानने की कोशिश करें तो हम पहचान लेंगे, ठीक है। देखिए, आप देखेंगे इसमें किस तरह के हैं, ये एक दूसरे पे फिट हो जाते हैं, ऐसे वाले हैं, ठीक है, ऐसे वाले हैं ये, ठीक है, ऐसे तरह के हैं। द लॉक वाइट वन ब्लेड इज फिटिंग इनटू अदर, ब्लेड में फिश हो जाते हैं, इसको इंग्लिश लॉक बोलते हैं, ठीक है, याद रखें। द क्लासिकल फीचर ऑफ द आउटलेट फोर्सेप्स, यानी कि रिगलीज की बात कर रहा है, दे आर द शॉर्टेस्ट, रिगलीज जो होते हैं शॉर्टेस्ट होते हैं, याद रखें, मैं पूछूंगा। इसमें इंग्लिश लॉक होते हैं जो एक दूसरे में फिट होने की व्यवस्था के साथ आते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें बड़ा एक प्यारा प्यारा है, कैलेंड जो होते हैं, कीलैंड्स वाले जो होते हैं वो स्लाइडिंग लॉक होते हैं। कीलैंड्स कहाँ है इसमें, कीलैंड्स ये हैं, यहाँ स्क्रू को घुमाइएगा तो ये आगे और पीछे स्लाइड करता है, ठीक है। तो इसमें स्लाइडिंग लॉक के साथ होते हैं, एक ब्लेड दूसरे पे फिट नहीं होता है। इट इज़ अ रोटेशनल फोर्सेप्स लॉन्गर देन द आउटर फोर्सेप्स होते हैं। पीपर फोर्सेप्स का हम लोग जानते हैं, पाइपर्स जिसको बोलते हैं, पाइपर लॉन्गेस्ट फोर्सेप्स होते हैं और उसके रिवर्स पेल्विक कर्व होते हैं, ठीक है। पाइपर में याद रखना अपने को रिवर्स पेल्विक कर्व, व्हाइल अदर हैव ए पेल्विक कर्व, ठीक है। पीपर्स में यहाँ लिखें पर मेरे साथ, पाइपर्स में क्या होता है, पाइपर्स में एक वर्ड क्या है, कीवर्ड रिवर्स पेल्विक कर्व, ठीक है, याद रहेगा। देख रहे हैं रिवर्स पेल्विक कर्व, दोनों में वही है, बाकी दोनों में अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों एक ही तरह का होता है जी। ये है आपके, ठीक है, और ये आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रिज में यूज़ करते हैं। बाकी पर नाम के अगर तौर पे देखना है तो देख लीजिए, ये सिम्पसन्स फोर्सेप्स होंगे, ठीक ना, ये बैली विलियमसन्स फोर्सेप्स होंगे, ठीक है। बस देखते जाइए ध्यान से क्या क्या हो रहा है। यहाँ कर्व है, यहाँ कर्व नहीं है, यहाँ स्लैंट टाइप का है। ये क्या होगा, इल्यूआइड फोर्सेप्स होगा, यहाँ स्क्रू बीच में रहेगा, ठीक ना। इसको टकर्स मैकलेन फोर्सेप्स बोलते हैं। कीलैंड फोर्सेप्स में यहाँ स्क्रू जैसा रहेगा, रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होगा, बार्टन फोर्सेप्स एंड ट्रैक्शन हैंडल के साथ ही, ट्रैक्शनल हैंडल के साथ ही खींचने के लिए भी मदद करता है। लगाइए, फिट करिए और इसको घुमाइए, जैसे कैसे दुकान के आगे पर्दा को रोटेट करते हैं, ठीक ना, तो ये ऐसे करते हैं, आपको किसी हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस तरह से है, ठीक है जी। 17 नंबर क्वेश्चन के साथ आते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ए लेडी प्रेजेंट विद अ ब्लड प्रेशर जिसका कितना है 146/90, अरे आपको ज़्यादा लग रहा है ना, 140/90 से ज़्यादा हुआ, आपके दिमाग में कुछ कुछ क्लिक कर रहा होगा, प्री एक्लेम्स है तो नहीं किस कर रहा है, और 34 वीक जेस्टेशन, क्या आप स्टेप करिएगा, है कि नहीं। अगला स्टेप आप क्या करिएगा, मेरे दिमाग में प्री एक्लेम्सिया क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसका डीप स्टिक अगर कर लूँ, यूरिन डीप स्टिक, तो इसने प्रोटीनूरिया वगैरह देख लूँगा,
तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। सीबीसी करके क्या करोगे यार, इन्फेक्शन देखना है क्या तुमको, एलएफटी क्या कुछ ऐसे लीवर फेलियर के साथ ऐसे कुछ ऐसे पेट में दर्द लेके आएगी तब ना। अल्ट्रासाउंड ठीक है, अल्ट्रासाउंड जेनरिक आंसर मत मारो, कुछ तो क्लिक किया होगा इसको सुनने के बाद, यस प्री क्लिम्स क्लिक किया तो उसके अनुसार आंसर मारो ना जी। यूरिन डिपस्टिक टेस्ट है कि नहीं, सबको पता है। यहाँ हम लोग प्री क्लिम्स को स्क्रीन कर रहे हैं ना सभी प्रेग्नेंट औरतों में, सभी में, ऐसे नहीं कि रिस्क फैक्टर वाली, सभी में हम रूल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सही चीज़ है, तुरंत से बेड साइड हो जाएगा आपको यूरिन डिपस्टिक करके। अदरवाइज रूल आउट कर लो ना, रूल आउट करने में क्या दिक्कत है, बीपी प्लस यूरिन डिपस्टिक डन कर दो, है कि नहीं। अगर ये +2 से ज़्यादा आएगा तो प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट हो जाएंगे। और हाई बीपी लेकिन कोई प्रोटीनूरिया नहीं है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, ऐसे हाइपरटेंशन ट्रीट कर देंगे, लेकिन रूल आउट तो कर लो। ऑलवेज रूल आउट द सीरियस वन, है कि नहीं। अपने जीवन में भी यही रखें, जो भी चीज़ें गंभीर हैं आपको सता रही हैं उसको हटाएं, ठीक ना, उसका डर हटा दें। डर पे पहले काम करना है। यहाँ से अगर फिलॉसफी लेना है, ठीक है, तो फिलॉसफी में ये है कि जो भी आपको डरा रहा है, ये एक डॉक्टर को क्या डरा रहा था, कहीं प्री एक्लेम्सिया तो नहीं, तो ये अपने डर पे पहले काम किया और पहले काम करके यूरिन डिपस्टिक करके और रूल आउट कर लिया। जब नहीं निकला तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, अब ये आसानी रिलैक्स हो गया। वैसे ही अपने जीवन में भी अपने डर को रूल आउट करे। डर 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 को रूल आउट कर ले, रूल आउट डर ऑफ योर लाइफ, खत्म। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या है, बच्चा को दीजिएगा गैलेक्टोसेमिया, वो पचा ही नहीं पा रहा है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। HIV ना पिला सकते हैं, हेपेटाइटिस बी में पिला सकते हैं, साइटोमेगालोवायरस में, सब में पिला सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत कम ही है। देखिए आप कौन कौन है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग का क्या है, बच्चा को दूध पिया और दिक्कत ही हो गया, है कि नहीं। एक्टिव अनट्रीटेड टीबी ऑन द एरियोला, एरियोला पे मान लीजिए एक्टिव अनट्रीटेड टीबी हो गया है, ठीक है ना, या मदर अभी इतनी हाईली इन्फेक्टेड है टीबी से, तब तो पिलाएगी तो सांस भी तो लेगी बगल में, बच्चे को ही हो जाएगा। अनट्रीटेड, देखिए 2 वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्टिव और दूसरा अनट्रीटेड, ठीक ना। अगर ट्रीटेड रहता तो नहीं होता। अगर मान लीजिए ब्रेस्ट एरियोला कॉम्प्लेक्स में ही आपको HSV का इन्फेक्शन है और फिर सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन है, लीजन है, वेसाइकल्स बन गए हैं, तो क्या पिलाइएगा दूध, नहीं पिलाएंगे जी। वेरिसेला नहीं, दूर रखो। वेरिसेला अगर मदर को हुआ है 5 दिन से पहले, ठीक ना, 5 दिन आफ्टर डिलीवरी, ये बाप रे बाप, तो जन्म देने वाला है न्यूनेटल वेरिसेला को, दूर रखो बच्चों को, है कि नहीं। अच्छा, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी है, याद रखें, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी और ऑल्सो, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बच्चों में चले जाएंगे, तो दीज आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जब माँ को नहीं अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से देखिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक प्रेग्नेंट मेरे पास आई है जो बोल रही है सर कि मेरे पास 2 साल का बच्चा है, ठीक है, और प्रेग्नेंट है। तो 2 हिंट दिया, एक तो प्रेग्नेंट और आपके ऑप्शंस में टीटी का इंजेक्शन है, ठीक है। तो ये 2 साल का बच्चा क्यों, बताइए ये क्यों दिया गया है यहाँ पे, ये इसीलिए दिया गया है आप समझें कि इसका डिलीवरी 2 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब आपको समझना है कि किसी प्रेग्नेंट महिलाओं को जिसका 2 साल पहले डिलीवरी हुआ था उसको टिटनेस कितना देते हैं, तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि टीटी का 2 डोज दें कि टीटी का बूस्टर दे। पहली बात, मैं आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को और आसानी से क्लियर करने के लिए, टीटी अब देते ही नहीं है जी, तो टीटी नहीं देते, आंसर आपको क्या होगा, टीटी डीडी बूस्टर। टीटी तो अब चलता ही नहीं है, टीडी। अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा टफ करना रहता तो यहाँ मैं देता टीडी डोज 2, तब आप कंफ्यूज करते और तब मजा आता क्वेश्चन में। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, टीडी बूस्टर, क्योंकि अब टीटी जैसा कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, टीटी नहीं देते हैं। क्लियर, क्वेश्चन आसान हो गया ये, ठीक है। अब देखें क्या प्रोटोकॉल क्या है। अगर कोई लेडी आई है मेरे पास जो कि विदिन 3 ईयर, देखें ये जो 2 ईयर चाइल्ड लेके आई, इससे क्या समझ में आया कि विदिन 3 ईयर, जब विदिन 3 ईयर आए तो सिर्फ एक सिंगल बूस्टर ऑफ टीडी दे देते हैं, काम मेरा हो जाएगा। अच्छा, वो बोलती सर मेरे पास 4 साल का बच्चा है, ठीक है, तो यानी कि 4 साल पहले इसका डिलीवरी हुआ था, यानी कि 3 साल से ज़्यादा में डिलीवरी हुआ था, तब आपको 2 डोज देना पड़ता जो कि 4 वीक अपार्ट रहता, ठीक है। उनको बोलते हैं कि अभी आई हैं तो अभी मैं एक टीडी दे देता हूँ, फिर 1 महीने बाद आइएगा तो मैं एक टीडी दे दूंगा, ठीक है, समझ में आया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये बोलते हैं, वैक्सीन कौन कौन नहीं देते हैं जी, MMR नहीं देते हैं, वेरिसेला नहीं देते हैं, HPV नहीं देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, याद रखें, MMR वेरिसेला लाइव वैक्सीन बेसिकली, ठीक ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको गलती नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ क्या है कि अगर एक जाइगोट है, ठीक है, इफ डिवीजन ऑफ जाइगोट अगर 9 से 12 वीक, याद रखें 12 वीक से ज़्यादा पे क्या होते थे, कॉन्जॉइंट होते थे, ठीक है ना, ठीक है। 9 से 12 वीक में क्या करते हैं, देखिए क्या है, DCDA, उसके बाद क्या होता है, MCDA, फिर MCMA,
फिर आते हैं कॉन्ज्वाइंट, इस तरह से होता है 3 वीक से पहले, है ना। क्या क्या आता है, पहले 72 घंटों में ऐसा आता है ना कि पहले 3 दिन में होगा तो क्या आएगा, DCDA होगा। MCDA कब हम लोग बोलते हैं, 4 से 8 में बोलते हैं। MCMA कब बोलते हैं, जब 9 से 12 में होता है। और कॉन्ज्वाइंट बेबीज कब बनते हैं, 12 वीक के बाद, 12 डेज के बाद। यार क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से चलते हैं, DCDA कब बनेगा, जब दिया हुआ रहेगा कि यस द जाइगोट जो है डिवीजन किए हैं विद इन द 3 डेज, आंसर हो जाएगा DCDA। क्या DCDA आंसर मैं मारूँ, नहीं मारता हूँ, ठीक है। आंसर जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 4 से 8 दिन के बीच, तो MCDA, क्या मैं MCDA मारूँ, नहीं मारता हूँ, ठीक है। देखिए साइमीज ट्विंस का ही नाम जो होता है कॉन्ज्वाइंट होता है जी, यही कॉन्ज्वाइंट है, ठीक ना, ये कॉन्ज्वाइंट लिखा हुआ है। आप बताइए 12 देश के ज़्यादा रहता तब नहीं ये आंसर होता, तो ये भी नहीं हुआ। तो रूल आउट द ऑप्शंस एंड बी द किंग, खत्म कहानी, ठीक है। मैंने जितना बताया वही इस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ ले जल्दी से। मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक, डायगोस्टिक जो होते हैं, कोरियन और एमनियन, नंबर ऑफ कोरियन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिवीजन पे होते हैं, फॉर्म्ड ऑन द डे 10 जो होते हैं कोरियंस होते हैं, फॉर्म्ड ऑन डे 10, फॉर्म्ड ऑन डे 8 इफ जाइगोट इज मोनोकोरियोनिक, ठीक है। 4 दिन से पहले बनेगा विद इन 72 और DCDA बनता है जी 4 से 8 में, जो है MCDA बनता है जी। 4 दिन का गैप है, आप समझे ना, 4 दिन, 8 दिन और 12 दिन। 4 दिन से पहले DCDA, 4 से 8 दिन के बीच में, जल्दी बताएं क्या होगा, सोच के बोलना है अपने को। मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, 8 से 12 में क्या बनता है, मोनो एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, है कि नहीं। 12 से क्या होता है, साइमीज ट्विंस या कॉन्ज्वाइंट ट्विंस, एज सिंपल एज दैट। मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है। जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस कहाँ होता है, अरे भाई मेरे 20 वीक वाले स्टेट में रहता है, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना। और अगर अम्बलाइकस पे रहता है, कॉमन आंसर, लेकिन अम्बलाइकस में ऊपर वाले कि नीचे वाले, आंसर क्या होता है, बिलो अम्बलाइकस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बिलो अम्बलाइकस, इसमें बहुत सारा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। पहले 24 घंटे, एक और पूछता है कितने फिंगर ब्रीथ वाला क्वेश्चन, याद होगा आपको, ठीक है। अब मैं आता हूँ, देखिए सबसे पहले इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी अम्बलाइकस 20 वीक यूट्रस के साइज का रहता है, सबको पता है। पहले 24 घंटों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद क्या होता है, रिड्यूस्ड बाय 1 फिंगर ब्रीथ पर डे, ठीक है ना, रिड्यूस्ड बाय 1 फिंगर। क्वेश्चन आता है क्या कि 48 घंटों में कहाँ रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आता है जी कि 48 घंटों में कहाँ रहेगा, तो पहले 24 घंटों में तो नो चेंज, 24 से 48 घंटों में 1 फिंगर ब्रीथ हुआ, यानी कि 2 इंचेस, है ना। बाय 1 वीक तक वो कहाँ चला जाता है, 1 वीक तक तो वो समझ रहे हैं ना, ये अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में कहीं मिडवे में रहता है, ठीक है। 1 वीक में 1 वीक लगता है उसको कहाँ से कहाँ तक आने में। एक डायग्राम बनाए, यहाँ अम्बलाइकस है, डिलीवरी के जस्ट बाद यहाँ है, ठीक ना, डिलीवरी के बाद जस्ट यहाँ है, मान लीजिए इनका प्यूबिक सिम्फाइसिस इधर है, ठीक है। अब सोचिए इनके और इनके बीच में कब आ जाएगा, 1 वीक पे आ जाएगा जी, ठीक है। और दूसरे वीक पे तो यहाँ से नीचे घुस जाएगा, पेल्विक ऑर्गन हो जाएगा। 2 वीक में पेल्विक ऑर्गन, 1 वीक में बीच में, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी वेट कितना होता है यूट्रस का जी, मैं पूछूंगा, 1 kg का रहता है। अभी देखिए जब पेल्विक ऑर्गन बनेगा तब क्या होगा, कंप्लीट इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस जब होता है बाय 6th वीक, यानी एकदम नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जब चली जाएंगी तो 50 से 80 ग्राम का हो जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन 2-3 पूछ देता हूँ जल्दी जल्दी, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। आंख बंद करके एक बार सुनिए ध्यान से मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। प्रेगनेंसी के बाद, जस्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद कितने साइज का यूट्रस रहता है, आंसर है 20 बिग साइज का यूट्रस रहता है। कहाँ रहता है, बिलो द अम्बलाइकस रहता है, ठीक है। 24 घंटे में क्या चेंजेस आते हैं, आंसर है कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक 24 घंटे उसके बाद चेंजेस होने के बाद कितने फिंगर ब्रीथ प्रतिदिन घटते हैं, आंसर है 1 फिंगर ब्रीथ प्रतिदिन घटते हैं, ठीक है। 1 वीक के बाद क्या होगा, ये मिडवे बिटवीन द अम्बलाइकस एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस होंगे। 2 वीक में सर ये पेल्विक ऑर्गन बन चुके होंगे, यानी कि 10 से लगभग 12 दिन 14 दिन के आसपास, ठीक है। सर ये आफ्टर डिलीवरी कितने दिनों के बाद प्री प्रेग्नेंट स्टेट में चला जाएगा, आंसर है ऑलमोस्ट 6th वीक में चला जाएगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिलीवरी के जस्ट बाद उनका वेट कितना है यूट्रस का, आंसर है 1 kg का, ठीक है। कंप्लीट इन्वोल्यूशन जब हो जाता है सर प्री प्रेग्नेंट स्टेट 6 वीक में सर, तो कितना साइज हो जाता है सर, 50 से 80 ग्राम का वेट हो जाता है, ठीक है। अगर ये सब इन्वोल्यूशन नहीं हो रहा है दोस्तों, अगर सब इन्वोल्यूशन नहीं हो रहा है, इफ देयर इज ए सब इन्वोल्यूशन होगा, अगर वो अच्छे से नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो ये साइन ऑफ क्या हो गया, अरे क्यों नहीं जा रहा है जी,
तुमको तो जाना चाहिए, इन्वोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन सब मतलब क्या होता है, जितना जाना चाहिए तेजी से नीचे उससे कम। सब मतलब क्या होता है, बिलो द, जो मेरा रेफरेंस है कि कितना नीचे जाना चाहिए उससे अगर कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया है। ठीक है। आफ्टर पेन क्या बोलते हैं जी, आफ्टर पेन, आफ्टर पेन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन एंड अकर व्हेन द बेबी सकल्स, है ना। पेन क्यों होता है डिलीवरी के बाद भी उसमें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के कारण, नहीं तो बेबी जब सक करते हैं तब होते हैं। ठीक है। ये तो बहुत इजी है जी, फ्रैक्चरिंग ऑफ द क्लेविकल, अरे क्लीडोटोमी, क्रेनियो मतलब जो सबको बच्चे को पता है ना, कि क्रेनियम होता है। सिम्फेजोटोमी का मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा ना, क्लीडोटोमी मतलब यस, ये आंसर है, बहुत ईजी है। शोल्डर डिस्टोसिया में सबसे एक ही डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है जो आज तक करते भी नहीं है। क्रेनियोटोमी सिम्फोजिट डन फॉर, अब ये नहीं होता है, ये अब नहीं होता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में अब नहीं होता है ये। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में क्या होता था, फेचल FHR मिले या नहीं मिले, मैनेजमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है जी। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है का मतलब है कि आप ऐसे भी किसी भी तरह से इंडक्शन वगैरह करके नहीं कर सकते हैं, आपको चॉइस क्या LACS है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैं कैसे याद किया था। शोल्डर डिस्टोसिया अगर हो तो फर्स्ट प्रोसीजर मैक रॉबर्ट्स होता, सबको पता है। लास्ट अल्फाबेट का लास्ट शब्द क्या है, Z, ठीक ना, जिसको कि ज़ेवानिल बोलते हैं। ठीक है। ज़ेवानिल में क्या होता है, सर को अंदर पुश करो, LACS करो, खत्म कहानी। लेबेटोलॉल क्या है, सबको पता है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति इसमें बीटा ब्लॉकर मार के आ रहा है तो मारपीट हो जाएगा जी, याद रखना, मारपीट हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर कोई नहीं मारेगा। ठीक है। आंसर क्या होगा, कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होंगे। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इसके ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, आप बताइए, ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, आंसर है यस होता है। लेबेटोलॉल कभी भी अस्थमा पेशेंट में देते हैं, नहीं देते हैं। एक और ड्रग बताइए जो अस्थमा पेशेंट में नहीं देते हैं, क्या होता है, कार्बेप्रोस्ट भी अस्थमा पेशेंट में नहीं देते हैं। ठीक है। क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर लेबेटोलॉल होता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, अस्थमा पेशेंट में नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखना है। कार्बेप्रोस्ट भी नहीं देते थे। रेट ऑफ द सर्वाइकल डायलेटेशन इज एक्टिव फेज ऑफ द लेबर 4, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, रेट ऑफ द सर्वाइकल डायलेटेशन इज एक्टिव फेज ऑफ लेबर। एक्टिव फेज ऑफ लेबर कब बोलते हैं, जब ऐसे आया है कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, देखिए पहले समझिए, अभी कुछ नहीं खुला हुआ है, डायलेटेशन सर्विक्स में 0 है एकदम, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर से पहले जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं कि लेटेंट है। ये हो सकता है लेबर में अप्रोच करे ना करे, प्री टर्म लेबर में, यही आप प्री टर्म लेबर कब देगा, जैसे दिखाएगा एग्जांपल के लिए 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, क्या ये एक्टिव लेबर में, नहीं। एक्टिव लेबर कब हम बोलते हैं, जब 2 शब्द हैं, ध्यान देखिए, मैथमेटिक्स थोड़ा यहाँ यूज होगा, या तो आंसर देगा 5 सेंटीमीटर से बराबर या ज़्यादा, या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, दोनों तो से भी चीज़ हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अब ये घुस रहा है कहाँ में, एक्टिव फेज ऑफ लेबर में। और ये चलते चलते अगर 10 सेंटीमीटर हो गया तो ये फुली डायलेटेड है, और यहाँ यहीं में बेबी आउट यहीं पे होगा 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये अपने को अचीव करना है 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन, ताकि मेरा बेबी आउट हो जाए। ठीक है। रेट पूछते हैं इसमें, ठीक है ना, कि रेट ऑफ द सर्वाइकल डायलेटेशन इज कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर प्रति आवर होते हैं। इसमें सिंपल हो गया, 1 सेंटीमीटर प्रति आवर होते हैं। ये गलती हुआ तो मार खाओगे सब लोग। टेस्टोस्टेरॉन सुनते ही तुरंत से एल बना दो, ठीक है, लीडिंग सेल्स हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, सर्टोली सेल्स क्या निकालते हैं जी। सर्टोली सेल्स में अगर गलत किए तो मार खाओगे। सर्टोली सेल्स में क्या होता है, इनहिबिन निकालते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इनहिबिन किसको इनहिबिट करता है, FSH को इनहिबिट करता है जी, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं लीडिंग सेल्स क्या होते हैं, लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस भी बोलते हैं। पहली बात, क्यों, अरे एल लिखो तो आई तो लिखा ही ना जाएगा मेरे भाई, एल लिखो, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ब्लीडिंग्स आर फाउंड एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिकल्स एंड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ LH। ठीक है, मैं पूछूंगा फिर बाद में, ठीक है ना। लीडिंग सेल्स जो होते हैं, LH किस पे काम करता है, L से लीडिंग, L से LH, LH लीडिंग सेल्स पे काम करते हैं और अपने जैसा टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट काउज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी, इनडायरेक्ट काउजेज पूछ रहा है। सेप्सिस हो गया तो ये तो डायरेक्ट काउजेज हो गया, माँ को इन्फेक्शन है, माँ का खून बह गया है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, माँ को हाइपरटेंशन है, ये सब डायरेक्ट काउजेज होते हैं। इनडायरेक्ट काउजेज में क्या है कि माँ को खून की कमी थी और उसके कारण कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए, है ना, मान लीजिए एनीमिया हो गया या हार्ट डिजीज टाइप का कुछ हो गया, है ना, तो ये सब हो गया।
ठीक है। अगर ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जैसा कोई चीज़ है तो ये तो प्रेगनेंसी में और बढ़ता है ना, एग्रेवेट करता है कि नहीं? तो इस तरह से है ना। तो आंसर क्या हो गया इसमें? इनडायरेक्ट काउजेज में क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक ना। ठीक है। द अदर 3 आर डायरेक्ट काउजेज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी, यही तो मैं बोल रहा था। इनडायरेक्ट काउजेज में बस एक ही आता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट काउजेज में क्या होता है? इनडायरेक्ट काउज किसको कहते हैं? सर प्लीज डिफाइन इनडायरेक्ट काउजेज। इनडायरेक्ट काउजेज आर द दोज काउजेज विच एग्जिस्टेड, हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो एग्रेवेट करती हैं, सबको पता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूजन के कारण जो रहते हैं हीमोग्लोबिन कम होता है। जैसे कि अनीमिया का जो कट ऑफ है नॉर्मल औरतों में 12 है, ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि हीमोडाइल्यूजन होता है तो 11 है। 11 से नीचे वाले को अनीमिया बोलते हैं। तो आपने देखा कि प्री एग्जिस्टिंग यानी कि प्रेगनेंसी आने से मेरे जो खून में कमी थी और कमी बढ़ गई। कहाँ? अच्छा, मान लीजिए एक औरत है जिसका 12 खून है, ठीक है, जैसे ही प्रेग्नेंट होंगी 11 हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्या प्रेगनेंसी ने उस बीमारी को एग्रेवेट कर दिया? यस। हार्ट डिजीज को एग्रेवेट कर दिया? यस। सो दैट्स व्हाई दिस कम्स अंडर इनडायरेक्ट काउजेज। ओके, अगला चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? डिस्मेनोरिया विद टेंडर यूट्रस। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो मार खाने के लिए कौन कौन तैयार है? यस, टेंडर यूट्रस है, दर्द दे रहा है, ठीक है। इसमें दो, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सबको पता है जी, है ना। आपको तो ये समझना है कि टेंडर यूट्रस किसका कीवर्ड होता है। टेंडर यूट्रस किसका कीवर्ड होता है दोस्तों? एडिनोमायोसिस का कीवर्ड होता है, मैंने बताया। और क्या क्या होता है कीवर्ड? टेंडर यूट्रस। टेंडर यूट्रस से पहला तो टेंडर यूट्रस हो गया जी। टेंडर यूट्रस के अलावा और क्या क्या तुम बोलोगे, है ना? ग्लोबुलर यूट्रस जी। और क्या तुम बोलोगे? एमआरआई पे वेनेशियन ब्लाइंड बोलोगे जी। सॉल्ट एंड पीपर यूट्रस बोलोगे जी, है ना। लॉस ऑफ, क्या मैं बताया था, ऐसे ऐसे करके रहता है, लॉस ऑफ जंक्शनल जून, है ना। वेनेशियन ब्लाइंड एमआरआई पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। फर्स्ट क्या करते हैं? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टीबीएस करते हैं, सबको पता है ना। एडिनोमायोसिस में क्या होता है? टेंडर यूट्रस, ठीक ना। एडिनोमायोसिस को कैसे याद करोगे? क्योंकि इसमें ग्लैंड्स हो गए ना, इसीलिए दर्द देते हैं। एडिनोमायोसिस में होता है डिस्मेनोरिया, दर्द के साथ आएंगे। टेंडर यूट्रस भी होगा, क्लासिकल फॉर द एडिनोमायोसिस। इन इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? नॉन टेंडर। इंडोमेट्रियोसिस में दर्द नहीं, नो दर्द। एडिनो में दर्द, ठीक है। एडिनो में दर्द होता है। देखिए इसमें दर्द बहुत दूर पे है, डी से दर्द बहुत दूर है, ई से कितना दूरी पे दर्द है? नहीं दर्द होता है। यहाँ देखिए दर्द बहुत नज़दीक है, देख रहे हैं? मेरे नेमोनिक देखे कि नहीं आप? अच्छा लगा नेमोनिक? नहीं लगा? फिर से देखें, ये दर्द है ना जी, ये दर्द है। एडिनोमायोसिस में दर्द है, दर्द कितना दूर पे है? तुरंत दर्द है। मेरा ये देखें, इंडोमायोसिस में दर्द कितना है? थोड़ा दूरी पे है, यानी कि दर्द नहीं है, ठीक है। नहीं भूल पाओगे तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे, याद रखना, ठीक है। तो नॉन टेंडर होते हैं, दर्द नहीं होते और दर्द होते हैं। आप कभी भूलना तो याद करना यही वाला, बस ऐसे लिख लेना, ठीक है। क्या लिखोगे? एडिनो दर्द बहुत नज़दीक, इंडो दर्द काफ़ी दूर पे है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2021 के दौरान एमटीपी कब कितने वीक तक किया जाता है? एमटीपी आराम से 20 वीक एक डॉक्टर की सलाह से, 24 वीक तक 2 डॉक्टर की सलाह से किया जा सकता है। आंसर है 24 वीक तक कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एमटीपी आराम से 24 वीक तक करते हैं, खुशी खुशी हम लोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, पहले का नियम बाद का नियम, पहले का नियम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मैं यहाँ सीधा काम करूँगा। इंडिकेशन क्या है? अनमैरिड कोई भी वोमेन आएगी, ठीक है, और बोलेगी कि सर मुझे करवाना है, तो हो सकता है क्या? यस हो सकता है। पहले मैरिड ही था, अगर आप इसको देखें पहले मैरिड ही था, अब तो अनमैरिड है यार। सबसे ज़्यादा अनमैरिड को ही ज़रूरत पड़ता है अगर देखा जाए तो, है ना। देखिए क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। कॉन्ट्रासेप्शन कौन लेगा जी? किसको डर भय है? अनमैरिड को। मैरिड को क्यों डर भय नहीं है? जेस्टेशनल एज लिमिट क्या था? पहले था 20 वीक, इसको भूल जाइए आप। 24 वीक तक हो गया है। रेप सर्वाइवर बियॉन्ड 24 वीक फॉर द सब्सटेंशियल अगर फीटल एनोमलीज है तो इसके लिए कोर्ट अलाउ करेगा, है ना। आप ऐसे किसी डॉक्टर से सलाह लेके नहीं कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर भी जेल में जाएगा। 24 वीक तक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 24 वीक 24 वीक तक मैं कॉन्ट्रासेप्टिक फेलियर के लिए ले लूँ क्या? नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के लिए ओनली 20 वीक तक आप यूज कर सकते हैं एमटीपी का। मेडिसिनल कितना यूज होगा? अभी सीधा लेटेस्ट गाइडलाइन है वो पढ़े।
आरएमपी, एक आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी 20 वीक तक, 20 से 24 वीक में 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, और बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जब आपको ग्रॉस एनोमली हो गई, बोर्ड से आप लेके आएंगे तब 24 वीक तक। अगर आपने वोमेन का कॉन्फिडेंशियलिटी सबको बताया तो फाइन लगेगा और सजा भी होगा 1 साल का। याद रखें, ये एफएमटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतना सस्ते में नहीं छूटोगे, पहले 1000 रुपया देके, ठीक ना। कहानी खत्म हो गया वो वाला बच्चे। एमटीबी सीरियस एक्ट हो गया ये अब, ठीक है। एक लेडी थी, तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हुई है, 2 पहले से बच्चे हैं इसके, है कि नहीं। और अभी था 8 वीक प्रेगनेंसी एमटीपी के लिए आई है। बोल रही है सर विच नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी यू। पहले ये है क्या, ये बताइए आप हमको। ये है कारमेंस कैनुला, ये है कारमेंस कैनुला है जी। इसमें आप एक नियम सुने होंगे, कारमेंस कैनुला उतना ही नंबर यूज करते हैं जितना पीओजी रहता है। इसमें पीओजी 8 वीक है तो नंबर कौन सा हो गया जी, 8 हो गया है, सिंपल एज डैट। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी सर, ठीक है। कारमेंस कैनुला इज करस्पॉन्डिंग द साइज ऑफ द यूट्रस पे लेते हैं, है कि नहीं। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, अगर यूट्रस का 8 वीक दिया हुआ है तो 8 नंबर कैनुला यूज करेंगे, ठीक ना। ठीक है, विल यूज बट डायलेटेशन इज लेस, एक लेस। मैंने अगर आपसे पूछें कि बताओ इसमें हेगर्स डायलेटर कितना नंबर यूज करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर, ठीक है। हेगर्स डायलेटर, देखो डायलेट करना है तो थोड़ा सा कम है ना। अगर आपको 8 खोलना है तो 7 वाला करके दो, 7 से खुल जाएगा, 8 वाला अपना कार्बन कैनुला डाल करके फिर उसको सक्शन कर लेना, खत्म कहानी। आगे चलते हैं। मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड, मैं बता रहा था कि एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे बढ़ता है फिर घटता है, तो ये मैक्सिमम कहाँ होगा ये पूछ रहा है। 32 वीक पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम फीटल का मूवमेंट कब होता है, तो वो भी 32 वीक पे ही होता है, ठीक है ना जी। रेंज अगर एक अच्छा पूछा जाए तो 32, यानी कि मोस्ट एक आंसर लिया जाता है 32, रेंज 32 to 34 होता है, ठीक है। अब जल्दी से मैं सोर्स आपको बता देता हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड का पहला 12 वीक तक क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द मैटरनल प्लाज्मा। एमनियोटिक फ्लूइड किसी बच्चे को अगर अपने बूम में रखना है, ठीक ना, तो माँ खुद ही अपने मैटरनल प्लाज्मा, इसीलिए बोलती हैं बच्चे को माँ के खून से सींचा जाता है, ठीक है। बच्चे को माँ के खून से सींचा जाता है, कब, T1 में। बच्चे को माँ के खून से सींचा गया ना, माँ के खून से सींचा गया कब, T1 में माँ के खून से सींचा गया, ठीक है। अब जो है जब देखा बेचारा ये बच्चा, कह रे मेरी माँ कितनी मेहनत कर रही है कि नहीं, तो वो फिर थोड़े देर में माँ का हाथ बटाने लगता है। 12 से 20 वीक पे वो क्या बोलता है, लाओ माँ मैं भी मदद करूँगा। अपने फीटल स्किन से भी अपने पानी को निकाल के ट्रांसुडेट के रूप में मदद करता है एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में। और 3rd में तो वो फिर प्रो ही हो जाता है, बोलता है माँ छोड़ दो तुम, अब मैं संभाल लूँगा, मेरे पास भी कुछ है, फीटल यूरिन के तौर पे मैं यूज़ करूँगा उसे, ठीक है। बच्चा होशियार हो रहा है। देखिए आप इस प्रेगनेंसी में ही आप देखिए 3 वीक में ही माँ का, इसीलिए तो बोलते हैं माँ से लगाव हो जाता है बच्चों का, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि नहीं। चलिए इधर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक 45 वीक नहीं 45 दिन की एमेनोरिया लेके आई है बच्ची, है कि नहीं, और बोल रही है सी वांट्स एबॉर्शन, चाहिए भी, है कि नहीं। और आपने ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, आप क्या करेंगे इसे, देखो पहले मैं कहाँ से कैसे, मिफीप्रिस्टीन ये क्या होता है, मिफीप्रिस्टोन तो होता है, मिफीप्रिस्टीन जैसा कुछ नहीं होता। मीजोप्रोस्टॉल 200 मिलीग्राम, पहले पता है माइजोप्रोस्टॉल का मिलीग्राम में कभी आंसर ही नहीं हुआ है, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट कब से आने लगा, ठीक है। मिफीप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम एंड माइजोप्रोस्टॉल 400 माइक्रोग्राम आफ्टर 48 आवर्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। मेथोट्रेक्सेबल आंसर नहीं होगा जी, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या मैं बताया यहाँ पे एक गलत है, ये 200 मिलीग्राम होगा, ठीक है ना। अप टू 7 वीक तक एबॉर्शंस के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। क्या यूज करते हैं, 200, ध्यान से सुन ले, पहले वाला में मिलीग्राम है, 200 है, दूसरे यानी कि मिफीप्रिस्टोन में है, जिसको RU486 भी बोलते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, 400 माइक्रोग्राम होता है, ये क्या है, माइजोप्रोस्टॉल होता है। माइजोप्रोस्टॉल क्या होता है, PGE1 एनालॉग, सबको पता है कि इसमें कुछ बताने की नई जरूरत नहीं है। हाउ मेनी डेज ऑफ डिलीवरी कार्डियक आउटपुट रिटर्न बैक, ठीक है। बैक कब हो जाएगा, नॉर्मल होने में कम से कम 2 वीक तो लगते ही हैं जी, है कि नहीं। आराम से कितने दिनों बाद हो जाता है ये, 2 वीक पे हो जाता है, ठीक है। खत्म कहानी हो गई जी। 15 दिनों में, ऑलमोस्ट 15 दिनों कार्डियक आउटपुट रिटर्न टू बाय द 2 वीक हो जाता है। पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट 15 दिनों में हो जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस, सबको पता है ल्यूकोसाइटोसिस ऑलमोस्ट 15K तक पहुंच जाता है, ठीक है। नहीं ये बोल रहा है 25 के, ओके चलिए, लेकिन ऐसे 15 के
रहते हैं मैक्सिमम, 15 के बाद के तो हम लोग इन्फेक्शन सोचने लगते हैं। लेकिन चलिए ल्यूकोसाइटोसिस अप टू 15 होगा ये आंसर जी। नॉर्मल होते हैं परप्यूरियम में, एंड नॉर्मल हो जाते हैं 4 वीक में। ठीक है, समझ में आया क्या क्या हो रहा है। एक हो गया कार्डिक आउटपुट रिटर्न 2 वीक में। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि जो WBC का बढ़ना है वो 4 वीक में नॉर्मल हो जाएंगे। सभी क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं एक्सेप्ट 11 एंड 13 क्योंकि नॉर्मल हो जाते हैं कितने 8 से 12 वीक में। मेरे 3 क्वेश्चन के यहाँ तुरंत आंसर है जल्दी से। ठीक है, कार्डिक आउटपुट रिटर्न बाय 2 वीक है कि नहीं, WBC रिटर्न बाय 4 वीक, क्लॉटिंग फैक्टर रिटर्न बाय 8 से 12 वीक। मैं क्वेश्चन फिर से पूछूंगा, कार्डिक आउटपुट रिटर्न बाय 2 वीक, मेरे साथ बोले आंख बंद करके। कार्डिक आउटपुट तो 2 लेटर ही है यार, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना अपने को, है ना। अब चलिए कार्डिक आउटपुट में क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट 2 शब्द का है तो 2, WBCs कितने लेटर हो गए बच्चे, 4 वीक में। क्लॉटिंग फैक्टर को लिखिएगा CLOTTING, बड़ा लंबा सा नाम है यार, 8 से 12 शब्द हैं इसमें, 8 से 12 वीक। कितना आसान हो गया, ट्रिक मैं भूलने नहीं देने वाला हूँ, याद रखें। WBC में 4 तो 4 वीक में रिटर्न, कार्डिक आउटपुट 2 वीक में रिटर्न, क्लॉटिंग फैक्टर बहुत लंबे से नाम है, 8-10 शब्द हैं इसमें, 8 से 12 वीक। ठीक है, एक बार आंख बंद करके बोले कार्डिक आउटपुट 2 वीक रिटर्न। ठीक है, उसका WBC 4 वीक रिटर्न, 4 लेटर है कि नहीं। और उसके बाद क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें बहुत सारे शब्द हैं वो 8 से 12 वीक। एज सिंपल एज दैट। हाउ मच इज रिकमेंडेड डोज ऑफ द फोलिक एसिड इन द प्रेगनेंसी विद द हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अरे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसको पहले से ही है, पहले प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है। ठीक है, देखिए डिफिशियंसी में ये होता है, अगर बोलेगा कि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी थी तो 1 मिलीग्राम, पहले अगर हिस्ट्री दे रहा है तो 4 मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 मिलीग्राम ही आंसर होते हैं, 4 मिलीग्राम करेक्ट आंसर है फोलिक एसिड में, सबको पता है। ठीक ना, किसी भी तरह का एंडोर्समेंट नहीं चलेगा। ठीक है, फॉलिक एसिड टैबलेट एज ए डॉक्टर आप जेनरिक नेम लिखना का प्रैक्टिस करें। ठीक ना, क्योंकि इससे पेशेंट को लिबर्टी रहती है किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यही इंटास का नहीं लेकर के एबॉट का लेता है तो इसकी दवाइयाँ 100 रुपये से ज़्यादा में मिलेंगी महंगी। ये US कंपनी है, समझ रहे हैं। तो कंपनी का दवाई नहीं लिखें, रैदर देन जेनरिक नेम लिखें। और अगर आपको कंपनी का दवाई लिखना ही है तो कम से कम ब्रैकेट में ये लिख दें कि ये फोलिक एसिड है कि नहीं, ताकि खुद ये पेशेंट चयन करे, है कि नहीं, मुझे फोलिक एसिड लेना है तो मैं कौन सा लूँगा, है कि नहीं। चलिए ये हो गई थोड़ी सी मोरल बातें, ज़रूरी नहीं थी लेकिन ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये सब भूल जाएंगे फॉलिक एसिड कितना, लेकिन ये बात ये ध्यान रखेंगे पेशेंट के तौर पे। ठीक है, चलिए प्रोफाइलेक्सिस के लिए तो सबको पता है 0.54 mg देते हैं, सबको ही देते हैं, इसमें कोई दिमागी नहीं लगाना है। डायबिटिक प्रेगनेंसी हो गया तो तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना उतना ही रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, अलोंग विथ एंटी एपिलेप्टिक ले रही हैं तो अरे एंटी एपिलेप्टिक के साथ ले रही हैं तो 0.4 mg ही लेते हैं, लेकिन अगर वैल्प्रोएट या फेनेटोइन वगैरह ले रही हैं तो 4 mg लेना होगा। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी 1 mg लेना होगा, सिकल सेल एनीमिया में 5 mg लेना होगा, NTD का हिस्ट्री रहा है तो 4 mg लेना होगा। ठीक है, जल्दी से बोले। प्रोफाइलेक्सिस के लिए 0.4, डायबिटिक में 0.4, एपिलेप्टिक में 0.4। लेकिन रुकिए सर, क्यों रुकूं, क्योंकि सर एक्सेप्ट भी तो है बीच में, एक्सेप्ट के लिए आपको रुकना था सर। एक्सेप्ट के लिए क्यों रुकना था सर, क्योंकि वैल्प्रोएट अगर फेनेटोइन यूज़ कर रहे हो बच्चे तो 4 मिलीग्राम सर। और कहाँ लेते हैं 4 मिलीग्राम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का अगर हिस्ट्री रहेगा तब लेते हैं। फॉलिक एसिड की कमी है सर, तो कमी है तो 1 mg ले लो। सिकल सेल एनीमिया है सर, यानी कि सबसे पूछेगा किस में, इन सभी चीज़ों में, और आंसर दे देगा क्या कि बताइए डायबिटीज़ मिलाइटस में पेशेंट ऑन फेनेटोइन पे, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी पे, है ना, NTD का हिस्ट्री रहने पे और सिकल सेल अनीमिया रहने पे, आप बताएं इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डोज किस में देते हैं। आंसर है सिकल सेल एनीमिया में 5 mg देते हैं। ठीक है, खत्म कहानी हो गया। कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस देख के ही यूटेराइन साउंड आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। ये यूटेराइन साउंड है जी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी वाइवा में पूछा जाता है साउंड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अगर कॉपर टी अंदर रहेगा तो साउंड करेगा। चलिए आते हैं, कहाँ यूज करोगे जी, कहाँ यूज करोगे। डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज में ना, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज में नहीं यूज करते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी ना, तो पूरी कहानी है, ब्रेस्ट स्पैचुला हो तो मैं बाद ही बात करूंगा। रिमूविंग IUCD, यस यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, लीस्ट लाइकली यूज करते हैं इसको, IUCD डालने में यूज करते हैं, रिमूविंग में नहीं। देखिए यहाँ ये ट्रैपिंग वर्ड है, रिमूविंग नहीं, इंसर्टिंग में यूज जरूर होता है, ताकि मैं लेंथ लूंगा, एंगल लूंगा और वगैरह वगैरह देखूंगा, है ना।
ठीक है। डायलिटेशन एंड क्रोटाइज में यूज करते हैं, ठीक है ना, एंगल देखने के लिए, ठीक है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में यूज करते हैं, ठीक है। रिमूविंग नहीं, इंसर्टिंग आंसर होगा, और सक्शन में करते हैं, ठीक है। तो लीस्ट लाइकली यूज क्या हो गया इसका, सबको पता है। लीस्ट लाइकली यूज के रूप में हम लोग रिमूविंग आईयूसीडी, क्योंकि इसका यूज हम लोग करते हैं डालने में, ठीक ना। ये क्या है, एक तरह का यूटेराइन साउंड है, ठीक है ना। इसमें देखने के लिए यहाँ पे शार्प एंगुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। मार्किंग्स इसमें अलग अलग बने हुए रहते हैं। ब्लैडर साउंड डज नॉट, ब्लैडर साउंड भी एक तरह का होता है, ठीक ना। डज नॉट हैव एनी मेंशन, यानी कि ना उसमें शार्प एंगुलेशन होते हैं ना मार्किंग्स होते हैं। यूटेराइन साउंड जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं टू पुट द आईटी, देखिए यही क्वेश्चन है, यही कीवर्ड है, इसको जितने प्यार से आप रट लें उतना अच्छा आसानी होगा, ठीक है। कि ये पुट वर्ड इंपॉर्टेंट है जी, पुट करने में, ना कि इंसर्ट करने में, नॉट रिमूव, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज़ यूज टू एसेस द यूसीएल, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ को नापने में भी बहुत तरह के सर्जरीज होते हैं, उससे पहले यूज़ करते हैं हम लोग। और कंफर्म द डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, मैं बता रहा हूँ, एंटीवर्टेड रेट्रोवर्टेड देखने में यूज़ करते हैं। नॉर्मल यूटेराइन जो होते हैं यूट्रोसैक्रल लेंथ कितना होता है, 6 से 8 सेंटीमीटर, तो मार्किंग में देख लेंगे बता रहा है कि नहीं, उससे कम बता रहा है क्या, है कि नहीं। चलिए, लगभग 1 घंटा होने वाला और हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट कॉमन न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन जेस्टेशनल डायबिटीज़ से क्या होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ बता रहा है, ना कि ओवर्ट बता रहा है। ओवर्ट यानी कि अलग हो जाता, ओवर्ट डायबिटीज़ अलग होते हैं। ओवर्ट डायबिटीज़ में कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन होते हैं, हाइलन मेम्ब्रेन डिजीज और ये सब होता है। इसमें तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा, है कि नहीं, क्योंकि माँ को अगर डायबिटीज़ है तो माँ का इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन बच्चों में जाएगा और इस ग्लूकोज को कम कर देगा, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। यस। अब आते हैं कि ये हाइपोग्लाइसेमिया होता है किसी भी न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस के रूप में, जिनकी माँ को नहीं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है ना, 50% औरतों को तो ही जाता है जी। और उनके बाद जब होता है तो वही डायबिटीज़ फिर आगे बन के बढ़ जाता है। 6 वीक के बाद हम लोग उसका टेस्टिंग करके देखते हैं, ये भी आप सुने ही होंगे। मोस्ट कॉमन न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस के रूप में क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया भी देखने को मिलता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, बच्चा में हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हाइपोग्लाइसेमिया होगा जी, है कि नहीं। आगे चलते हैं। न्यूबॉर्न कैन ऑल्सो, इस न्यूबॉर्न को हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो सकता है डिलेड लंग मैच्योरिटी के कारण, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन जबकि पूछ रहा था मेरे से, क्या पूछ रहा था, मोस्ट कॉमन। जब मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो मोस्ट ही कॉमन आंसर देना है, ठीक है। फीटल लंग मैच्योरिटी नहीं हुआ है ना अभी, तो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप सुने होंगे इंसुलिन जो रहता है सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शंस को कम कर देता है, ठीक है। तो क्योंकि इस बच्चे में इंसुलिन ज़्यादा, सर्फेक्टेंट रिलीज कम कर दिया, तो इसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो गया, सिंपल एज दैट। अब न्यूबॉर्न में क्या क्या होगा ये भी देखें, आयन एसिड लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, कि हाइपोकैल्सेमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीसेमिया हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, हाइपरबिलिरुबिमिनिया हो सकता है, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी होगा। एक एक करके सोचने लगेंगे, सब सोच पाएंगे। अब कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो गई, पॉलीसाइथेमिया हो गया, इतना सारा खून आ रहा है बच्चे में, ठीक ना, बिलिरुबिन, अब खून टूट भी रहा है कुछ, हाइपरबिलिरुबिमिया, और हार्ट पे लोड भी पड़ रहा था, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, ये आते हैं, ये क्वेश्चन सुनते ही दिमाग में आपका तुरंत होना चाहिए। एक औरत आई है यूपीटी की पॉजिटिव, मतलब प्रेग्नेंट तो है भैया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी विल हैव टू एसेस द प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीटेडली, क्यों, जेंडर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, RH इनकॉन्टिबिलिटी नहीं जी, फीटल हेल्थ स्टेटस के लिए तो UAG और वो सब बायोफिजिकल और दिस दैट करेंगे, है कि नहीं। मोलार प्रेगनेंसी में बार बार हम लोग, और वो भी क्या, HCG वैल्यू से करते हैं हम लोग रिपीटेडली, ठीक ना। ये किट वाला से चलेगा ही नहीं, यूरिन प्रेगनेंसी किट की है, लेकिन बाद में इसको अगर आप रिपीट करना है, ठीक ना, तो हम लोग यूज़ करते हैं HCG वैल्यूएशंस, है कि नहीं। अब आते हैं इसमें जल्दी से, मोलार प्रेगनेंसी क्या होता है। मोलार प्रेगनेंसी विल हैव टू डू रिपीटेड प्रेगनेंसी टेस्ट, और अच्छे से बोले तो HCG टाइटर देखेंगे। ऑल दाउ वी डोंट रिपीट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट तो नहीं करते, वो सबको पता है। सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट यूज करते हैं HCG यूज करके, है कि नहीं। अच्छा, उसमें क्या होता है, सीरम HCG को देखते हैं एज ए टेस्ट के रूप में। मोलार प्रेगनेंसी में वो हायर देन एक्सपेक्टेड रहता है, सबको पता है। कंप्लीट मोल में ऑलमोस्ट 10 की पावर 5 से ज़्यादा रहता है कि नहीं। एज 40 से जाता है। अगर पेशेंट कोई आई है जिसका HCG 10 की पावर 5 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 1 लाख बेसिकली
10 की पावर 5 उसको बोलते हैं। एज 40 से ज़्यादा, बायलेटरल थीका ल्यूसर सिस्ट और फंडल हाइट, ध्यान से रखें मैं पूछूंगा, फंडल हाइट जो होते हैं, फंडल हाइट प्रेग्नेंट पीओजी से ज़्यादा होता है कंप्लीट मोल में, है कि नहीं? तो इनको फिर आगे चल के जीटीएन का भी खतरा है जी, है कि नहीं? जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक नियोप्लाज्म, और इनको क्या है, अगर देखा जाए तो प्रोफाइलेक्टिकली कीमोथेरेपी ले लेना चाहिए आफ्टर सक्शन एंड इवैक्यूएशन, है कि नहीं? ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है उसके लिए? मेथोट्रैक्सन एक्टिनोमाइसिन यूज़ करते हैं हम लोग बाद में, ठीक ना? एकाइनो डी बाद में यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स के रूप में यूज़ करते हैं। क्या क्या सीखे हैं यहाँ से हम लोग यहाँ से सीखे हैं कि एक ऐसी प्रेगनेंसी। अच्छा, इसमें एक और पूछा जाता है यूएसजी में क्या मिलेगा? यूएसजी फाइंडिंग क्या है? यूएसजी फाइंडिंग जल्दी बताएं क्या होता है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। आपको ऐसे करके एक अल्ट्रासाउंड देगा, ऐसे करके, ठीक ना? यस, वेसाइकल्स आपको याद होगा, जैसे फीलिंग भी होते हैं, और अल्ट्रासाउंड में ऐसे स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी मिलता है, ठीक है? आगे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे बी यूज टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में? हाइड्रोलाजिन यूज करते हैं क्या? हाइड्रोलाजिन यूज़ करते हैं? नहीं, हाइड्रोलाजिन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? मे बी यूज्ड बोल रहा है, नहीं, एस इनहिबिटर एकदम नहीं चलेगा भैया मेरे। कहाँ हो आप? डेस्मोप्रेसिड कहाँ? नहीं भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? अल्फा मिथाइल डोपा और लेबेटालॉल में बहुत लड़ाई होती है, आपको याद रखना, मेडिकल बच्चे इसी पे लड़ते रहते हैं। क्या है ड्रग ऑफ चॉइस? लेबेटालॉल है कि अल्फा मिथाइल डोपा? अल्फा मिथाइल डोपा नहीं, ड्रग ऑफ चॉइस तो लेबेटालॉल ही है मेरे बच्चे, ठीक है ना? लेकिन अल्फा मिथाइल डोपा भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलाजिन, एस इनहिबिटर और दिस डेस्मोप्रेसिन आर ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है? तो अल्फा मिथाइल डोपा आप यूज करेंगे, सिंपल, खत्म कहानी। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है? इसमें खत्म हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है अल्फा मिथाइल डोपा इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हैं, ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे बी यूज फॉर द यूज होते हैं, तो ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन तो ये नहीं हुआ ना, अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है ना? बाकी सब जो होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए बाकी सब जो है वो क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है? आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है? अब खत्म ही होने वाला है, 50-60, इसमें 80 क्वेश्चन है, लेकिन अब जल्दी खत्म होगा। वेजाइनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंडक्शन ऑफ द लेबर शुड बी डन, नॉट डन, नहीं कर सकते हैं आप, किसमें नहीं करेंगे? आप मुझे ये बताएं कि कभी भी कोई ऐसी लेडी आ गई जिसमें आपको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना, आप दिमाग में सोचते रहें, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, हाँ करो यार, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? खाली आप हाइपरटेंशन का कर लेना। प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हाँ करते हैं। अब तो वैसे भी हमको नहीं रोकना है, उसके प्रेगनेंसी को होने दो, ठीक है? इसमें कहते हैं कि हम लोग कभी भी टोकोलाइटिक्स नहीं देते हैं, है ना? रोकना नहीं है, अब होने दो, ठीक है? सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, भाई कहाँ जाओगे? इतना तो प्लासेंटा यहाँ पे बैठा हुआ है, इंडक्शन ऑफ लेबर कर दोगे, फाड़ के निकलेगा क्या? है कि नहीं? यस, यही आंसर हो गया, नॉट डन। एब्रेशियो प्लासेंटा में यस, एब्रेशियो हो गया, होने दो प्रेगनेंसी, मतलब डिलीवरी, है कि नहीं? तो सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया का मतलब ऑस है, तो पूरा ही यहाँ पे देखिए प्लासेंटा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एकदम नहीं, अलाउ ही नहीं है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर आप नहीं करेंगे, ठीक है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 14 वीक शुड नॉट बी डन फॉर, मैंने बताया है, माइनर्स के लिए कर सकते हैं क्या? करो, अगर वैसा कुछ हो गया तो कर सकते हो, रेप केसेस के लिए कर सकते हो, है कि नहीं? माइनर्स को क्यों? क्योंकि माइनर्स बेचारी उसे परसीव भी नहीं करती हैं, अबोध रहती हैं, पता भी नहीं चलता, उनका प्रेगनेंसी 24 वीक तक चला जाता है, ठीक है? और माइनर्स क्यों करवाएंगी अपनी मर्जी से कहीं भी प्रेगनेंसी, क्यों? है ना, इनका मतलब पक्का ये इसमें छिपा ही हुआ है कि एलिज्ड केस है कुछ तो जी, ठीक है ना? पता नहीं चलता उसको, परिवारों में कभी कभी देखते हैं ना, आसपास के लोग ही ऐसा कुछ कर देते हैं, तो उसको रेप भी नहीं बोला जाता है, और माइनर्स जो होती हैं हो भी जाती हैं, ठीक ना, अज्ञातवश, ठीक है? तो 24 वीक तक उनको कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज में तो 24 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल बोर्ड का परमिशन चाहिए। नहीं बेटा, आपके कॉन्डम फटने के कारण 24 वीक तक नहीं करने का अनुमति मैं दे सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 20 वीक, ठीक है? कॉन्ट्रासेप्टर फेलियर के लिए मैक्सिमम कब तक आप करवा सकते हैं? 20 वीक तक करवा सकते हैं, ये दिमाग में आप धर लें, ठीक ना? जब अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है तो मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ, जिसका नाम है यूटेराइन हाइट आफ्टर डिलीवरी इज एट। अब तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और गलती होने पे मार खाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? अब देखिएगा, सब रिपीट होने लगेगा, ठीक है? प्रेग्नेंट लेडी आई आपके पास, बोल रही है सर मेरे तो देख रहे हैं ब्लीडिंग पर वेजाइनम हो रहा है 32 वीक पे, ओके, ठीक है? एब्डोमिनल में टेंस दिख रहे हैं, टेंडर यूट्रस, खत्म कहानी हो गया। दो ही चीज़ सुन के मेरा दिमाग बन गया क्या? और फीटल पैल्पेबल, हाँ भाई जब टेंस होगा तो पैल्पेबल कैसे होगा, ये भी मुझे पता है। टेंस यूट्रस अगर हो रहा है, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्त,
टेंडर यूटरस, और मेरे से एक ही आंसर बनता है एवोल्यूशियो प्लासेंटा। ठीक है, अगर दूसरा इसका डीडी क्या बनता है, पीपी का, प्लासेंटा प्रीविया का डीडी, जिसमें कि टेंडर यूटरस नहीं रहते हैं, दर्द नहीं होता है उनमें। ठीक है, पेनलेस होते हैं, पीपी आर पेनलेस, प्लासेंटा प्रीवियस आर पेनलेस होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब इजी क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट, देखिए फिर इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट काउज पूछा नहीं, अनेमिया इज अ इनडायरेक्ट काउज, इम्बोलिज्म इज अ इनडायरेक्ट काउज, हार्ट डिजीज, तो ये दोनों तो मैंने डिस्कस किया हुआ है। प्री एक्लेम्सिया जो होता है क्या होता है, डायरेक्ट काउज होता है। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, डायरेक्ट काउज होता है। आप जाके क्वेश्चन नंबर पीछे देखें। ठीक है, यानी कि मैं अगर बात करूं तो मैं आपको एक इनडायरेक्ट का लिस्ट ही दे देता हूं। इनडायरेक्ट में क्या क्या होता है मैंने पहले भी बात की है, एनीमिया क्योंकि प्रेगनेंसी में एग्रेवेट करेगा, हार्ट डिजीज में एग्रेवेट करेगा, इम्बोलिज्म सबको पता है, प्रेगनेंसी एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। ठीक है ना, हाइपर कोगुलेबल स्टेट है तो ये एग्रेवेट करेगा, सो दैट्स व्हाई इम्बोलिज्म आल्सो कम्स अंडर इनडायरेक्ट में। खत्म कहानी, आगे मैं चलूंगा। ठीक है भैया, आप देखिए 40 क्वेश्चन हवा में उड़ेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसा करें, आप 10 जीटीज दे के देख ही लें। मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूं, ठीक है, आप इसे रेगुलर अपडेट के रूप में लेते रहेंगे। ठीक है, मैंने 46 जीटी से चालू किया। आप 10 जीटी को बिना सही गलत के तौर पे आप देखें, जज करें, उससे अच्छे से एज ए, उसको बोलते हैं मैं परफॉर्मेंस टूल मैं बोलता हूं उसे। ठीक है, उससे आपको जज नहीं होना है। आप तो ऐसा समझे कि मुझे 10 × 200 क्वेश्चन जो है ना, 1000 क्वेश्चन के तौर पे मेरा जो है ब्रेन भर लेना है। पहले 1000 क्वेश्चन में आप देखेंगे, जब आप सही कर लेंगे, उसको एनालाइज कर लेंगे, तो आपका हर एक टेस्ट में ऑलमोस्ट 150 से 160 क्वेश्चन सही होने लगेगा। ये मेरा शर्त है, आप करके देखें। 10 जीटी को बिना जज किए देना है और एनालाइज करना है। उसके बाद मुझे बात करें, नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊंगा, और ये मेरा शर्त है कि होगा ही होगा, ये शर्तिया है। अरे यार, इतना आसान ही है निकालना, ठीक ना, क्योंकि हम लोग हवा बना लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बात तो करते नहीं, और दूसरी सुनी सुनाई अनुभव किसी का नहीं लेना है, अनुभव उधार नहीं लिए जाते, अपने अनुभव से चले, करके देखें। ठीक है, चलिए, और अगर कोई अनुभव ले करके कुछ सफलता भी पा लिया है तो ठीक है, गलतफहमी में ना रहे, आगे फिर अनुभव उसका चेक देगा। ठीक है, दूसरों के अनुभव से जिंदगी नहीं जिए जाते दोस्त। आगे आइए, खुद करके देखिए, खुद करके देखें। हम नहीं बोल रहे कि मेरी बात मान लो, आप करके देखो ना, 2 टेस्ट देके देखो। आप देखो, मैं 40 क्वेश्चन के बाद, आप खुद देखिए कि 40 क्वेश्चन के बाद अगले 80 क्वेश्चन में कैसे इजीली मैं चलूंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 21 वीक फॉर फीटस डायग्नोसिस विथ मेनिंजोमायोसिस। आप मुझे ये बताएं, क्या ये 20 वीक से ज़्यादा है? 20 वीक से ज़्यादा है तो किसका ले लूँ मैं? 2 डॉक्टर का ले लूँ? अरे भाई हाँ, 2 डॉक्टर का ले लो, और क्या है, 2 डॉक्टर का ले लूँ। यहाँ पे 2 डॉक्टर का आंसर है। हस्बैंड का कभी भी बउआ नहीं चलता है, हस्बैंड का कभी भी हम लोग कंसेंट नहीं लेते हैं, है कि नहीं? 1 डॉक्टर नहीं, क्योंकि 20 वीक से ज़्यादा आंसर क्या हो गया, उसका कंसेंट, और 2 डॉक्टर का कंसेंट चाहिए। एक इमेज दिया गया है, क्या इमेज दिया गया? अरे इसका तो खुला हुआ है जी, एनेंसेफेली हो गया, खत्म कहानी। इसमें कुछ और मैं बताऊँ कि आप कुछ बोलोगे? आपको भी पता है कि कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, ये क्या है, विच मैन्यूवर यूज हो रहा है? टाइम ऑफ द लेबर। यहाँ देखिए, टाइम ऑफ द लेबर जब फीटल स्काल विजुअल हो रहा है, कहाँ पे? यूभुला पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें मैं ये जो हाइपर एक्सटेंशन है, इसको मैं रोक रहा हूँ हल्का सा, और नीचे से सपोर्ट दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? रिडजेन मैन्यूवर है। ठीक है, रिडजेन मैन्यूवर में हम लोग क्या करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन को रोकते हैं, हल्का फ्लेक्शन में रखते हैं, और उसको आसानी से निकलने देते हैं। ठीक है, आप बताइए, मैं बात कर चुका हूँ, कहाँ गया ये क्वेश्चन? आउटलेट फोर्सेप्स के रूप में। आउटलेट फोर्सेप्स के रूप में क्या हो गया? रिलीज फोर्सेप्स, सबको पता है, आउट। जब आप बाहर हो रहे हैं, ABCD में बाहर जब होते हैं तो क्या आता है? WXYZ होता है कि नहीं? तो रिलीज आया कि नहीं? इसमें दिमाग क्या लगाना, आउटलेट फोर्सेप्स के रूप में क्या होता है? रिलीज होते हैं। अरे रे सर, आपने क्या बता दिया। देखो ये क्या है, यही है स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस। स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस यही है, और इसमें आपको दिमाग में चल रहा होगा, आप कंप्लीट मोल बोल लें, हाइडेटी फॉर्म बोल लें, SCG की वैल्यू 10 की पावर 5 से ज़्यादा बोल लें, जो बोलना है बोले। ठीक है, तो इसमें क्या, कौन से हार्मोन बढ़ जाएंगे? SCG। ये बोलना भी नहीं चाहिए था मुझे, है ना, बोल के भी मेरे मुंह को दिक्कत हुआ। सक्शन इवैक्यूएशन कब करेंगे? बेस्ट कब करते हैं? सक्शन एंड इवैक्यूएशन बेस्ट है कि आप 12 वीक तक कर लें, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? आपको पता है, क्योंकि उससे पहले हम MTP के थ्रू मिफेप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोल का टैबलेट से काम चला लेंगे। गैलेक्टोकाइनेसिस, देखो दोस्त, 2 चीज़ होता है, गैलेक्टोपोइसिस और गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीटोसिन, ये सबको पता है कि नहीं? और गैलेक्टोपोइसिस के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोलैक्टिन। पोएसिस से याद करना है अपने को, प्रोलैक्टिन, है कि नहीं? और काइनेसिस से याद करना है ऑक्सीटोसिन।
कभी कभी ये आते हैं, ठीक ना, मेमेनोजेनेसिस से लेके गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस, इसको ऑर्डर में सरियाओ, ठीक ना, ये आयना सेट का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आपको याद भी होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा, एक पेशेंट है लेबर में जारी, ओके, शोल्डर डिस्टोसिया हो गया, मैकरॉबर्ट्स मैन्यूवर आपने किया लेकिन फेल हो गया। अरे फेल हो गया तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपने, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाना है, ठीक है। फंडल, देखिए 2-3 बात ध्यान रखिए, फंडल प्रेशर नहीं लगाना है, माँ को पुश करने के लिए नहीं कहना है, दम लगाओ नहीं कहना, माँ पुश नहीं करेंगी, फंडल प्रेशर नहीं लगाना, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, याद रखें, ठीक है। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देते हैं, लास्ट रिजॉर्ट मेरा जैवानील है, इंटरनल रोटेशन कहीं से भी नहीं है, रिलीज ऑफ पोस्ट आर्म बाय द एक्सटेंशन, ये मेरे लिए काम का चीज़ नहीं है। मेरे लिए काम का चीज़ क्या है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाते हैं, जो देखे होंगे सरकारी अस्पतालों में दाई अम्मा ऊपर से प्रेशर देती हैं जब कोई नहीं रहता है तो, ठीक ना, लेकिन ये देना है ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स द्वारा या इंटर्न द्वारा, ठीक है, जिसको जानकारी है उसके द्वारा, बेसिकली खत्म कहानी। जैवानील लास्ट प्रोसीजर होता है, सबको पता है। आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। एक प्रेग्नेंट औरत आई मेरे पास, वो बोल रही है कि सर मैं जब भी सोता हूँ ना फेंटिंग हो जाती है लाइन डाउन पे, ठीक ना, और अच्छा हो जाता है जब मैं लेटरली मुड़ती हूँ या सीटिंग हो जाती हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कोई चीज़ तो है जो दब रहा है टहलने से, यानी कि करवट लेने से क्या हो रहा है, उस पर नहीं प्रेशर पड़ रहा है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आईवीसी और एसपीसी, यही दिमाग में चल रहा है, ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइपरटेंशन से हरदम ही आपको फेंटिंग का फीलिंग आएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। इसमें कौन आंसर होगा, एसबीसी। आप सोचिए एक बार, एसबीसी अगर ये हार्ट है, लाइए मैं अच्छे से ही बना देता हूँ, अगर मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, और हार्ट के बाद यहाँ से एसबीसी है और यहाँ से इंटर्न ये है आईवीसी, तो यहाँ पे ना कहीं बेबी होगा, तो बेबी दबेगा तो आईवीसी ना दबेगा, कि ये दब जाएगा मेरे भाई, गले के पार्ट वाला एसबीसी कभी दबेगा क्या, नहीं, आंसर कौन हो गया, आईवीसी का दबना। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था आपको, ठीक है। प्रीवियसली एक प्रेग्नेंट औरत आई, प्रीवियसली प्रेग्नेंट, पहले प्रेग्नेंट थी बेचारी, ठीक ना, आपने क्या सोचा कि चलो इसमें पहले फोलिक एसिड मैं शुरू करता हूँ थेरेपेटिक डोज में, विच द फॉलोइंग कंडीशन यू विल डू द सेम, ठीक है। एक प्रीवियसली प्रेग्नेंट फीमेल, यू डिसाइडेड टू इंक्रीज द फोलिक एसिड डोज, क्यों आपने बढ़ाने का क्यों सोचा सर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री मेच्योर बर्थ का क्या लेना देना है फोलिक एसिड को बढ़ाने से, नहीं, प्री एक्लेम्सिया का कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियसली लो बर्थ बेबी टे इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस डायबिटीज़ के साथ, इसमें आपको फोलिक एसिड बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये बुड़बक बना रहा है हम लोग को। ये पूछ रहा है क्या डायबिटिक मिलाइटस में कितना होता है फोलिक एसिड, तो उसमें भी 0. बताइए 4 mg ही होते हैं, नॉर्मली भी 0.4 ही mg होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, प्री एक्लेम्सिया कोई इंडिकेशन ही नहीं है, ठीक है, एज नॉर्मली चलेगा। सिकल सेल एनीमिया में कितना, ये बताइए, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था 5 mg, इवन कि मैक्सिमम कहीं यूज करते हैं फॉलिक एसिड, तो इसी में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एज ए डॉक्टर आप किस कंडीशन में फॉलिक एसिड को रूटीन से ज़्यादा बढ़ा के देंगे, ठीक है। आंसर है सिकल सेल एनीमिया, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रेविडा एक आई आपके पास, वो बोल रही हैं इमरजेंसी में कि सर मैं 1 बजे तो आई हूँ, मेरा डायलेटेशन 5 सेंटीमीटर है, खत्म, आगे आपके दिमाग में चलने लगा, वो अच्छा ये एक्टिव में है, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अभी रप्चर नहीं हुआ है, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अच्छी बात है मेरे लिए। पीवी रिपीटेड किया आपने 4 PM पे, तो देखा कि 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है, यानी कि 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कितना हो गया दोस्तों, 3 आवर हो गया, 3 आवर हो गया। और फैला कितना है, जहाँ 5 सेंटीमीटर था अभी 6 सेंटीमीटर हुआ है, इसका मतलब क्या, मात्र 1 सेंटीमीटर फैला है कि नहीं। जब सिर्फ 1 सेंटीमीटर हुआ है कि नहीं, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये 1 सेंटीमीटर नहीं, ये इसको 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्या, क्योंकि प्रोग्रेस जो होता है 1 सेंटीमीटर प्रति आवर होता है, इसका मतलब थोड़ा तो स्लो है ये, इतना दिमाग में आपको अभी तक क्लिक किया होगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इसे कैसे तेजी करूं, तो सबसे पहले आपने क्या किया, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर दिया। इससे क्या होता है, सबको पता है, PgE2 निकलता है, यानी तो हम लोग याद होगा इसके बदले में क्या, डायनो प्रोस्टोन जेल, सर्वा राइप का नाम जो आता है वो यूज़ करते हैं हम लोग, सर्वा राइप लगा देते थे, है कि नहीं। तो वो लगाने से अच्छा है कि ARM कर दो, ARM जब करोगे तो ये निकल के खुद ही काम करेगा। और थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक ना, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, थोड़ा सा और तेजी मदद लाएगा, ठीक ना, और चेक करेंगे 2 घंटे बाद, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल एज दैट, खत्म हो गया। ये इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। आगे आते हैं, करेक्ट और सीक्वेंस क्या, देखिए मैं बोल ही रहा था और ये आ गया, गैलेक्टो सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले देखिए मैं कैसे कैसे चलूँगा, सबसे पहले तो मैमोजेनेसिस होना चाहिए कि लैक्टोजेनेसिस होना चाहिए, भाई मैमरी ग्लैंड बनेंगे तब ना उसमें दूध भरोगे मेरे भाई, है कि नहीं। तो लैक्टोजेनेसिस और गैलेक्टोजेनेसिस वाला तो काम खत्म हो गया। अच्छा चलिए, माँ की थैली बन चुकी है,
ठीक है, मेमोरी ग्लैंड बन चुके हैं। अब उसमें क्या करनी चाहिए, मैं दूध बना दूं? हाँ, दूध बना दीजिए सर। ये दोनों बहुत सिंपल चल गया। अब इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस और गैलेक्टोपोएसिस। ठीक है, आप बताइए गैलेक्टोकाइनेसिस होगा, गैलेक्टो यानी कि दूध बहेंगे आगे तब ना निकलेंगे। काइनेसिस का मतलब होता है बहना दूध का, पोएसिस का मतलब होता है निकलना, निकलना होता है। पोएसिस होते हैं बाद में, निकलना। काइनेसिस का मतलब होता है बहना। ठीक है, तो पहले काइनेसिस तब ना बहना, ये पहले ही बहा दोगे फिर निकालोगे। सॉरी, पोएसिस का मतलब क्या होता है, पहले निकाल दोगे फिर बहाओगे अंदर, नहीं। ये मेमोरी ट्यूब में अगर बहते हैं, इसी को हम काइनेसिस कहते हैं। काइनेसिस वर्ड कहाँ से आया होगा, काइनेटिक वर्ड से। काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इन मोशन। इन मोशन का मतलब क्या, मिल्क इन मोशन। कहाँ मिल्क इन मोशन, बाहर निकल के दूध थोड़ी ना मोशन में आ जाएगा मेरे भाई, इस डक्टी में ना मोशन में रहेगा। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। तो मेमोजेनेसिस, सबसे पहले दूध की थैली बननी होगी, फिर लैक्टोजेनेसिस, दूध बनना होगा, दूध की थैली बनी, दूध बनी, फिर क्या हुआ, पोएसिस हुआ। पोएसिस का मतलब क्या होता है, नहीं पोएसिस होगा इसका, पहले पोएसिस होंगे फिर काइनेसिस होंगे। ये कुछ गलत लग रहा है मुझे दोस्तों, है कि नहीं, इसे देखना होगा एक बार। ठीक ना, करेक्ट आंसर इसमें बी बता रहा है, लेकिन ये गलत है एक तरह से। पहले काइनेसिस होगा, इसको मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है, ये गलत है। करेक्ट सीक्वेंसेस का आंसर क्या दिया हुआ है, सही आंसर इसका ये होगा कि पहले काइनेसिस होगा, पहले पोएसिस होगा कि पहले काइनेसिस होगा, है कि नहीं। इसमें एक बार देखना होगा आंसर क्या है इसका दिया हुआ, पोएसिस फिर काइनेसिस होते हैं। ठीक है, चलिए पर इसको डिबेट वाला क्वेश्चन, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, 54। ओके, 54 में कुछ तो गड़बड़ है, लोचा है, या मेरे में लोचा है या आंसर में लोचा है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कभी भी पीछे नहीं हटना है। गलती हो स्वीकार कर ले, ऐसे मैं भी गलती हो सकता हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, है ना। आई एम नॉट ए रोबोट। इंस्टॉल्ड विद ChatGPT। चलिए इधर आते हैं जल्दी से। एक 20 वीक की प्रेग्नेंट औरत आई है, लो लाइंग प्लासेंटा। लो लाइंग प्लासेंटा याद होगा कौन, विदिन 2 सेंटीमीटर। लो लाइंग पार्शियली कवरिंग, ओके, 1 2 3, ये वाला पार्शियली कवरिंग, फुली कवरिंग वाला कंप्लीट ये था। ठीक है, डेट विल, वह क्या करेंगे आप आगे, क्या करना चाहेंगे। प्लासेंटा प्रीविया, एक चीज़ देखें, आपको ये बात पता है कि नहीं कि प्लासेंटा अगर नीचे भी है तो जैसे जैसे POG बढ़ते हैं, ये प्लासेंटा ऊपर की ओर माइग्रेट करते हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर माइग्रेट करेंगे तो अब प्लासेंटा प्रीविया रहा, क्या बोले, प्लासेंटा प्रीविया रहा ही नहीं। पहले 2 सेंटीमीटर में था, तो अब वो रेलो लाइन ये ऊपर खींच के चला गया, है ना, तो ये रहा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको फिर से UAG करना है। हाँ, UAG फिर से तो करना होगा, कब, 38 वीक पे, 39 वीक पे, 32 वीक पे, नहीं 32 वीक पे, तब ना उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैनेजमेंट सोचेंगे, विजिलेंट रहेंगे, है ना। तो 32 वीक पे फिर से करके एक बार हम लोग देखते हैं, बाद में करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने वीक में तो अब टर्म में घुस गई जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसानी के साथ चलते हैं। देखिए इसमें सिंपल सी क्या बोल रही है, 38 वीक की GA पेशेंट्स, ठीक ना, आफ्टर डिलीवरी। GA पेशेंट क्यों, जनरल एनेस्थीसिया में हुआ है क्या, ये हाइपोटेंशन हो गई, अनरिस्पॉन्सिव एवोल्यूशन फंडस ऑफ द यूट्रस एक्सटेंडिंग आउटसाइड। हाँ, यह क्या हुआ, यूट्रस बाहर निकल गया वेजाइनल ओपनिंग से, ऐसे कुछ हो गया है, ऐसे हो गया। क्या होगा आगे, और इसमें प्लासेंटा अभी भी लटका ही हुआ है, ये प्लासेंटा रहा और इसमें ऐसे ऐसे कोड ऐसे लटके हुए हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पहले प्लासेंटा खींच लेता हूँ, फिर उसके बाद ये यूट्रस को अंदर कर दूंगा। यही गलती आपने कर दी, ये नहीं करना है। आपने सबसे पहले इसको पुश करके अंदर करना है। ठीक है, मैनुअल रिपोजिशन ऑफ द प्लासेंटा इन एनाटॉमिकल पोजीशन कर देते हैं। ठीक ना, ये सही रहेगा। ये मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा एंड रिपोजिशन, ना ना ना, गलत हो जाएगा जी। अरेंज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाँ मेरे भाई समझ रहे हैं, तुम खून लाने के लिए, इंटर्न वाला काम करने के लिए रेडी हो, लेकिन इसको कौन मैनेज करेगा। यूट्रोटोनिक देंगे, यूट्रोटोनिक नहीं देंगे, अभी ट्यून दे देंगे तो अंदर जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसको अंदर पुश करना है बिना प्लासेंटा निकाले। यहाँ कीवर्ड क्या है, सीखने वाली बात क्या है, इस प्लासेंटा को ना छुएं, उसके साथ ही अंदर कर रखें। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, मात्र 27 क्वेश्चन है, जल्दी से चलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी बात, प्रेग्नेंट औरत एक बार आई है, प्रीवियस पहले की जो है प्रीवियस LSCS में रही थी। ठीक है जी, 38 वीक में GA में, ठीक है, केम फॉर द डिलीवरी के लिए आई हैं। आपने क्या बोला उन्हें, वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर C सेक्शन। आपने क्या बोला कि इस बार मैडम आपको क्या करते हैं, C सेक्शन के बाद वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सबसे कम रिस्क है इन सारे केसेस में, ट्रांसवर्स इंसिजन में।
चलिए देखते हैं आगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन में भाई तुम क्यों कर रहे हो वेजाइनल, है कि नहीं। क्लासिकल सी सेक्शन में फाड़ना है क्या कहते हैं, देखिए पहले समझ लीजिए क्लासिकल सी सेक्शन और LSCS में क्या अंतर है। LSCS में यहाँ, क्लासिकल सेक्शन में यहाँ के जो स्कार बनते हैं वो बहुत वीक बनते हैं, अगर आप दम लगवाइएगा वेजाइनल के लिए तो तुरंत फट जाएगा, ठीक है। क्लासिकल सेक्शन के तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं, बहुत कम। तो PS स्पार्स एक्टिटा सिंड्रोम वगैरह में हम लोग क्लासिकल सी करते हैं, क्योंकि बाद में हमको काटना ही रहता है यूट्रस, ठीक है। क्लासिकल वगैरह का बहुत, क्लासिकल LSCS का बहुत कम इंडिकेशन है पूरे ऑप्स में, अगर आप सोचेंगे तो। हॉरिजॉन्टल इंसिजन के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल इंसिजन नहीं, ट्रांसवर्स इंसिजन के साथ अच्छा होता है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल वाला देखिए ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हील होगा ना, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल ऐसे कर देंगे इसमें तो ये गलत है, या बहुत अच्छे से स्कार नहीं बनता, ये भी फटने की दिक्कत है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्कार, इसमें दिक्कत है, कम है। ब्रीच में तो करते ही नहीं है वेजाइनल, खत्म कहानी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक RH नेगेटिव प्रेग्नेंट फीमेल आई है आपके पास, वो बोल रही है क्रॉनिक सैम्पलिंग करना होगा एंटी-T पे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज़ दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। परफॉर्मिंग क्रॉनिक वीनस सैम्पलिंग किए तो ये क्रॉनिक वीनस सैम्पलिंग कब किए होंगे आप, क्रॉनिक वीनस सैम्पलिंग कब करते हैं, टाइमलाइन क्या रहता है उसका करने के लिए, T1 में, T2 में, और ऑलमोस्ट एट द वर्ड्स ऑफ T1 T2 के बीच में करते हैं, है कि नहीं, क्रॉनिक वीनस सैम्पलिंग। इसमें कभी भी हम कितना देते हैं, 300 mg देते हैं क्या, 300 mg नहीं देते हैं, इसमें 150 mg देते हैं हम लोग, ठीक है। यस, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू चेक द न्यूक्लियर ट्रांसलेशनसी, सबको पता है, ऐसे बेबी रहता है जी, बेबी के नीचे गले में जो यहाँ ठीक हम लोग देखते हैं 11 से 13 वीक, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज, ठीक ना। अब बताइए इसमें जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज में मैं बता रहा था ना आपको कि इसमें सही क्या है। कंप्लीट मोल जो होते हैं, कंप्लीट मोल जो होते हैं मेड अप ऑफ 69XXX, पार्शियल मोल इज कंप्लीट ऑफ डिप्लॉयड, ना GTN इंक्लूड्स पार्शियल मोल, कंप्लीट मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा। आप बताएं इसमें क्या सही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, करेक्ट अबाउट द जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज के बारे में, ठीक है। कंप्लीट मोल जो होते हैं मेड अप ऑफ 69XXX, देखिए ऐसे मोस्ट कॉमन तो कंप्लीट मोल में क्या होता है 46XX होते हैं, लेकिन 69XXX भी हो सकते हैं। पार्शियल मोल इज कंपोज्ड ऑफ डिप्लॉयड, नहीं उसमें तो ट्रिप्लॉयड ही रहता है। GTN जो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्शियल मोल कब बनता, समझे बात को, एक ओवम हुआ और 2 स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है ना, तो ट्रिप्लॉइडी जैसा चीज़ हो जाता है। कंप्लीट मोल कब बनते हैं, जब एक खाली ओवम बिना न्यूक्लियस का इसमें स्पर्म जाता, पेनिट्रेट करता और स्पर्म ही खुद डिप्लॉइड में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो पार्शियल मोल नहीं, ये आंसर डिप्लॉइड का अगर होता तो कंप्लीट मोल होता। इट विल नेवर बी इन्वेजिव, कौन तुमको बोला, नहीं ये इन्वेजिव होते हैं, नामी में है इन्वेजिव कोरियोकार्सिनोमा, है कि नहीं। GTN इंक्लूड्स पार्शियल मोल, कंप्लीट मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा, है कि नहीं। मुझे यहाँ कुछ दिक्कत लग रहा है दोस्त, ठीक ना। GTN में क्या, पार्शियल मोल, कंप्लीट मोल और कोरियोकार्सिनोमा, एक और डिजीज यहाँ छूटा हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बेस्ट आंसर यही होगा, ठीक है। अच्छा आते हैं डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ की पेशेंट आई हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग के लिए कितना देते हैं ग्लूकोज, बाप रे बाप, कहाँ हो भाई तुम, इतना इजी क्वेश्चन छोड़ना गलत होगा मेरे लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। LSCS की पेशेंट आई है मेरे पास, प्रीवियस LSCS करवा के आई हैं, अभी आ रही हैं, बोल रही हैं सर मेरा बच्चा जो है OP पोजीशन में है। तो OP पोजीशन में है तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, OP पोजीशन के लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा कि आप वेजाइनल के लिए ट्राई करें, ठीक है। नाउ प्रेजेंट विद OP पोजीशन सो यू कैन ट्राई विद द वेजाइनल डिलीवरी, नहीं आप C सेक्शन नहीं करेंगे, एक्सटेलेक्स से पहले वर्जन क्यों करेंगे, ब्रीच में रहता तब ना, ब्रीच रहता 37 वीक रहता तब ना ऐसा कुछ करते हैं। वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी क्यों, क्योंकि दिक्कत हो रहा है क्या नीचे आने में, ये तो सिर्फ OP पोस्टीरियर में है, OP पोस्टीरियर है तो अच्छा ही है मेरे लिए, है कि नहीं। इसमें अटेम्प्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे जी, खत्म कहानी। आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कहाँ करोगे, इक्लेम्सिया पेशेंट में, ना डायबिटीज़ पेशेंट में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्री नहीं यार, इसमें तो और आपको रखना डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। RH नेगेटिव मदर, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि RH नेगेटिव मदर बोलने के बाद देखिए अगर डीसेंसिटाइज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डीसेंसिटाइज में अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं ताकि सेंसिटाइजेशन ना हो। ये बोलेगा क्वेश्चन, ठीक ना, कि एक मदर थी जिसको 2-3 बच्चे हो चुके हैं, क्या चीज़ से, LSCS से, RH नेगेटिव, करेंगे क्या, नहीं यहाँ भी नहीं करेंगे क्योंकि अब ये सेंसिटाइज हो चुकी हैं, ठीक है। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग तभी करेंगे जब डिसेंसिटाइज रहेंगी, तब ICT नेगेटिव रहेगा तभी करते हैं जी। आंसर क्या होगा, RH नेगेटिव मदर में। आगे चलते हैं।
एक व्यक्ति आई आपके पास, औरत बोली सर मुझे बहुत वॉमिटिंग और नोजिया लग रहा है प्रेगनेंसी में, मैं क्या करूं? उन्हें बोलिए कि छोटा छोटा खाइए, धीरे धीरे खाइए, कम कम खाइए, है कि नहीं? कम कम एक बार में खाना, आपको जितना खाना है खाइए, लेकिन छोटा छोटा खाएंगे। आप 4 रोटी एक बार में नहीं खाइए प्लीज़, आप 2 रोटी खाएं, फिर 2 रोटी खाएं, ऐसा करें। अगर 4 रोटी खाती हैं तो नहीं, टॉम्पेरिडोन वगैरह यूज़ नहीं होगा जी। फ्लूइड इंटेक का कोई लेना ही देना नहीं है। आपको क्या लगता है फ्लूइड पीने से वॉश आउट हो जाएगा? नहीं, ये सब में नहीं चलता ये ड्रग, ठीक है। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होगा तब हम लोग कौन सा विटामिन ऐड करते हैं? क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके बताएं। एक विटामिन बी है, चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ कौन सा होगा ये बताइए आप। विटामिन बी बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है। आइडियल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट जो बोलता है कि होना चाहिए वो कितना होता है? 12 से 14, मिनिमम 4। बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको कुछ सब पता, आप होशियार हैं। इन केस ऑफ सस्पेक्टेड इक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपको सस्पेशन लग रहा है, कौन सा हार्मोन आपको नपवाना चाहिए? सबको पता है, बीटा एससीजी का लेवल देखते हैं डबलिंग 48 आवर्स में, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द यूज ऑफ वेंटूज वैक्यूम एक्सट्रैक्शन? कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ रहा है, आप नहीं करेंगे। डिक्रीज बियर डाउन इफर्ट, तो लगाए क्यों थे? चलिए 3 से 3 इडियट्स को याद करेंगे, वही ना थी वो औरत, बियर डाउन, दम नहीं लगा पा रही थी बेचारी, थक गई थी बेचारी, है कि नहीं? इसलिए तो लगाए थे। हार्ट डिजीज में वेंटूज यूज करते हैं क्या? करते हैं, यस, क्योंकि बेचारी अगर दम लगाएगी तो उसके हार्ट पे जोर पड़ेगा, हम चाहते हैं दौड़ ना लगाए। प्री टर्म में बेसिकली क्या होता है? नहीं, प्री टर्म का कोई लेना देना नहीं है दोस्त, प्री टर्म का लेना देना है। डायलेटेशन ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर है तो यूज़ करेंगे क्या? कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मुझे देखिए, मुझे चाहिए 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन, 8 है, ठीक है। थोड़ा अगर मैं वैक्यूम से खींच लूँगा तो काम हो जाएगा, है कि नहीं? ये मेरे दिमाग में चल रहा है। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बच्चे को कब तक करते हैं? भाई अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बताए, जो कि ऑलमोस्ट 12th लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए था, 6 मंथ तक, उसके बाद फिर टॉप फीड पे बच्चा चला जाता है, सबको पता है, ठीक है। इसीलिए बहुत महिलाएं आती हैं, ठीक है, पूछा जाता है कि IUCD कब लगाएंगे किसी भी ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में? तो कहते हैं 6 मंथ बाद। क्यों? क्योंकि ऐसे भी 6 मंथ बाद अपने बच्चों को दूध पिला चुकी होंगे, उसे टॉप फीड की ज़रूरत है अब, है कि नहीं? तो आप IUCD आराम से लगा सकते हैं, कोई भी आप OCPs वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। MTP जो बोल रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कब तक यूज़ कर सकते हैं? बहुत बार पूछा है, 20 का आंसर है, इसमें गलती नहीं करना है तो मार खाओगे सब, याद रखना। ड्यूरिंग डिलीवरी हेड डिलीवर्ड हो गया लेकिन शोल्डर स्टक हो गया। ये क्यों हुआ? जब शोल्डर स्टक हो गया तो आंसर भी शोल्डर डिस्टोसिया ही ना होगा। डिस्टोसिया का मतलब क्या होता है पहले समझे। डिस्टोसिया का मतलब होता है प्रोट्रैक्टेड लेबर, मतलब ये लेबर आगे नहीं बढ़ रहा। और क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इसके शोल्डर जो हैं फंस चुके हैं, सिंपल। एक लेडी आई है पोस्ट क्वार्टल कॉम्प्लिकेशन के कॉन्ट्रासेप्शन लेने के लिए आपके पास कि सर मुझे कुछ दे दीजिए ना। तो ऐसे दुकान में क्या मिलता है? आईपिल या अनवांटेड 72 के नाम से जो दवाइयाँ मिलती हैं उसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रल ही तो रहता है, 2 कंपो में मिलता है। 0.75 mg के 2 टैबलेट्स यूज करते हैं, ठीक है, यानी तो 1.5 mg के 1 टैबलेट यूज करते हैं। अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आईपीएल में 1 टैबलेट रहता है, अनवांटेड 72 में 2 रहता है। अनवांटेड 72 से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि इसे 72 घंटे के अंदर ही खाएं। ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ है। इससे आप 120 घंटे यानी कि 120 घंटे यानी कि 5 दिन तक यूजुअली सेफली यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अनवांटेड 72 ये ज़रूरी भी है क्योंकि लोग जो हैं साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, उनको अगर मैं बोलूँगा 5 दिन तक ले सकते हैं, ठीक है ना, तो 5वें दिन ही लेंगे, इसीलिए 72 घंटे तक तुम ले लो, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर के पास जाएगा तो वो बताएगा नहीं इसको आप 5 दिन तक भी ले सकते हैं, इसीलिए क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो इसको आपको जाना चाहिए कि 5 दिन तक दे सकते हैं, ठीक है। खत्म कहानी, आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। पोस्टपार्टम पायरेक्सिया का डिफिनेशन क्या है? पोस्टपार्टम डिफिनेशिया क्या है? प्रेगनेंसी हो चुका है, डिलीवरी हो चुका, सब हो चुका है, आफ्टर 24 घंटे बाद, एक दिन के बाद भी अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहा 24 घंटे बाद भी, तो बोलेंगे मैं कि पोस्टपार्टम पायरेक्सिया इसको है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए क्या देते हैं? अरे मेरे भाई कहाँ थे तुम? इसी तरह के क्वेश्चन को प्लीज़ खोजें आप अपने क्वेश्चन पेपर में। आउटलेट फोर्सेस कहाँ अप्लाई करते हैं, किस स्टेशन पे? आउटलेट मतलब क्या होता है? ये आउट, ये है आउट, मेरा बच्चा हो गया आउट। कहाँ आउट? इंट्रोसियस के बाहर हो गया, यानी कि हेड ऑन द पेरिनियम पे पहुंच गया है, ठीक है।
सिंपल एज दैट। उसके बाद आते हैं, इसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 75 नंबर, ये बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं रहती। स्लोस्टॉम अपीयरेंस, ठीक है, मैं इतना ही पढ़ा, मेरे दिमाग में चलने लगा कंप्लीट मोल। आगे आप पढ़ने क्वेश्चन क्या है, सब दिस दैट लिखा हुआ, क्या करना क्या है ये पूछता है ना। एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या करते हैं आप, इसको कभी भी आप, ठीक है, इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी हुआ कहाँ है दोस्त, है कि नहीं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, यस यही करना है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या बोल रहा है। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब बोल रहा है कि कुछ ऐसे है ना यूट्रोटोनिक ड्रग दे करके बाहर निकालेंगे, नहीं, कुछ इसमें कुछ ना कुछ कंसेप्टस रह जाते हैं, इसीलिए आपको कभी भी इसमें रिस्क नहीं लेना है। डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करके पूरा ही खखोर लेंगे। क्यूरेटाज का मतलब क्या, खखोरना, ठीक है, जैसे कैसे नारियल से उजला वाला निकाला जाता है वैसे। चलिए आगे करते हैं। एक इमरजेंसी में 32 वीक जेस्टेशन के साथ एक औरत आई है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, दिमाग में पेरिटोनाइटिस वगैरह चलने लगा, वेजाइनल ब्लीडिंग, अरे खून भी आ रहा है, यूट्रस इज टेंडर एंड फर्म, अरे रे ये तो मेरे हेल्प में है दोनों, टेंडर और हेल्प सुनते ही मेरा डायग्नोसिस यही बनता है दोस्त। एब्रेशियो प्लासेंटा, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूजन हुआ, और हीमोडाइल्यूजन के कारण क्या हो गया, प्लेटलेट हो गया या हीमोग्लोबिन सब कमने लगते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है कि नहीं, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था अपने को। लेमन साइन और बनाना साइन कहाँ आएंगे, लेमन साइन और बनाना साइन कहाँ आते हैं, सबको पता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आते हैं, है कि नहीं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, इसको पढ़ ले आप, है कि नहीं, बहुत सारे हैं, लेमन साइन, बनाना साइन, फ्रॉग साइन, टी साइन, लैम्डा साइन, सबको एक बार देखिए, रेडियोलॉजी का पूरा एक मैं लेके आऊँगा आपके लिए इमेज, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत में IFA टैबलेट्स जो होते हैं दिए जाते हैं, कब से दिए जाते हैं, कहते हैं 11 वीक 12 वीक के बाद यूज़ करते हैं हम लोग, गिवन टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर से ले करके लैक्टेशन में भी देते हैं, है कि नहीं, सबको पता है, टोटल 90 + 90 120 180 दिनों तक देते हैं, है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति आई, औरत मेरे पास 17 वीक की प्रेगनेंसी लेकर के बेचारी और हाइपरटेंशन लेके आ रही है। मेरे दिमाग में दो चीज़ क्लिक किया कि नहीं, आपको ये बताएं। मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रहा है कि कहीं इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन तो नहीं, एक दी चीज़, और दूसरा प्री एक्लेम्सिया तो नहीं, है कि नहीं, या ये ना दिमाग में क्लिक करेगा। और देखिए बीपी जो है इतना है 4 घंटा अपार्ट, आपने क्या डायग्नोसिस बनाया, इसको क्या है, इसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है ना। प्री एक्लेम्सिया कभी भी जो रहता है इतना अर्ली प्रेजेंट नहीं करता है 17 वीक में, ठीक है। तो प्री एक्लेम्सिया का डायग्नोसिस बनाने वाले गलत हो गए आप, ठीक है। प्री एक्लेम्सिया आगे जाएंगे तो बहुत बाद में डिले करता है कि नहीं, 20-24 वीक पे ये आएगा लेकर के, ठीक है ना। कभी कभी ये 32 वीक पे भी लेके के आते हैं। क्वेश्चन में देखें ना, ये डेटा दिया हुआ रहता है 17 वीक से है, इसका मतलब है कि पहले से ही इसको बहुत दिनों से ही है। यस, एक तो चीज़ ये सोचे, एक तो चीज़ ये सोचे, और तीसरा ये भी सोचना है कि इसको हो सकता है कि पहले से भी हाइपरटेंशन हो। पूछेंगे अम्मा जी क्या आपको पहले भी हाइपरटेंशन था, तो बोलेंगे हाँ, तो यही डायग्नोसिस बनता है, ठीक है। दिस इज 80 क्वेश्चन, 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट में ये पूरा 80 क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बहुत आसानी से ये समझाने की कोशिश की है। 1-2 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे, उससे मैं 50 नंबर क्वेश्चन 54 मुझे याद है, उससे मैं एक बार देख करके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें और ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।